ओके, एक छोटा सा म्यूजिक था जो आपको बहुत कुछ रियलाइज करा सकता है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने 3 चैप्टर सही तरीके से निपटा दिए हैं। थोड़ी बहुत कमियां होंगी, रह गई होंगी, हो सकता है उसको आप आने वाले वक्त में पूरा कर लें। लेकिन आज से हम लोग नए टॉपिक की तरफ एंटर कर रहे हैं। बहुत ही इंटेंस चैप्टर है सिलोगिज्म, कॉन्सेप्चुअल दावपेंच इसमें पिछले तीनों चैप्टर से अधिक है। मतलब इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल दावपेंच बहुत से हैं, बहुत सी ऐसी कॉन्सेप्ट हैं जो हमें सीखनी होंगी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, बिकॉज फर्स्ट 2 lectures विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। मतलब अब तक हमने इनग्रीडियंट्स की भी बात करें तो हम शायद एक लेक्चर में ही मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर कर चुके थे और सेकंड लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, फिर उस पर क्वेश्चन पे जा चुके थे। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है इस चैप्टर से, ये चैप्टर आपके 2 लेक्चर यानी कि आज का लेक्चर और कल का लेक्चर दोनों ही दिन आपका ये खर्च कराएगा कॉन्सेप्ट के डिस्कशन में ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो प्रीलिम्स का सवाल हो या मेंस का सवाल हो, हर लेवल के सवाल को सॉल्व करने के लिए। आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग आने वाले इस एटलीस्ट पहले 2 दिनों में आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास में बैठेंगे, सीखेंगे। हो सकता है कि आप में से कई लोगों का सिलोगिज्म थोड़ा बहुत या कई लोगों का बहुत ज़्यादा आपने कवर किया होगा, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा सभी अपने आप को सुनने पे समझें और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ें। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं उनसे उम्मीद करूँगा कि प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत सलीके से समझिएगा, क्योंकि सिलोगिज्म एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब है वी नीड टू डू द एनालिसिस एंड देन वी कैन डू द जजमेंट। तो इस लेवल पे पहुँचने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं प्लीज़। ठीक है, मेरी आवाज़ मिसमैच हो रही है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है ना? एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी मेरी आवाज़ ठीक है? मेरी आवाज़ ठीक है? अभी फँस तो नहीं रहा है कुछ भी, सब ठीक है? ओके। सब कुछ ओके, मैंने रिफ्रेश कर लिया, मुझे भी दिख रहा है कि सब ठीक है मेरी तरफ से। अभी कोई ग्लिच नहीं दिख रहा मुझे, सब ठीक है, परफेक्ट है। सिंक भी आवाज़ हो रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है? चलिए। आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? जी हाँ, गुड़गाँव में भी बारिश हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है इस वक़्त भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्लीज़ एवरीवन। So this is 27 January 2026. Today's topic is syllogism, in-depth discussion of the basics. लेक्चर 1 है, बहुत प्यार से चलेंगे हम लोग। इस बैच में हमारा ये 32वां लेक्चर है, लेकिन इस टॉपिक का पहला लेक्चर है। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक आइडियाज ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो प्लीज़ अब बाकी सारे ख्याल, सवाल सब साइड रख दीजिएगा एंड आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग यहाँ पे फोकस करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांगना बंद कर दो, मैं लास्ट में प्रोवाइड करूँगा, अभी नहीं। ठीक है? ठीक है? प्लीज़ अब सब लोग यहाँ पे आइएगा। सो सबसे पहले एकदम चैट एकदम रुक जाए, ऐसा कर लीजिए पहले, ठीक है ना? बहुत प्यार से। आप इससे पहले क्या किया आपने, अभी तक के टॉपिक में कैसा प्रहार किया आपने, कहीं जितना आपने सोचा था खुद से उतना नहीं कर पाए, लेकिन अभी आप फिलहाल अपने आप को सुनने पे समझिए। इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है, आप इस चैप्टर को दबा दीजिए। आप आपने इससे पीछे चाहे जितना आप एक्सपेक्ट किए खुद से नहीं कर पाए, लेकिन इस चैप्टर में कर दिखाएंगे आप। अभी से आज से पॉजिटिवली आप सुनिए मुझे। सो द टॉपिक इज सिलोगिज्म। ये सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं, ये हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में, मतलब कोई भी अगर जॉब की एग्जामिनेशन है वहां पे आपको ये टॉपिक देखने मिल जाया करती है, सिलोगिज्म। ठीक है ना? ओके। हेलो सर, आ जाओ। आ जाओ मतलब अभी कुछ लोगों को दिख नहीं रहा हूं क्या मैं? हे भगवान, ये भी समस्या है क्या? ठीक है, चलिए प्लीज। ओके,
सिलोगिज्म हमारे बैंकिंग में, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, इन दोनों जगहों पे इसका इंपॉर्टेंस, चाहे वो पीओ हो या फिर क्लर्क हो। प्रीलिम्स में भी यहां से हम 2 to 4 क्वेश्चंस देखा करते हैं और मेंस में भी हम यहां से इतने ही क्वेश्चन उम्मीद करते हैं और देखा करते हैं। मेंस में भी ये 2 to 4 क्वेश्चंस यहां से देखने मिलते हैं, ठीक है ना। इस रेंज में, इसके आसपास आपको सवाल देखने मिला करती है। जिन बच्चों का ये लेक्चर नंबर 1 है, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं सिलोगिज्म से। अब इसके पीछे के चैप्टर आप बाद में रिकॉर्डेड वे में आप कवर कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। लेकिन फिलहाल अब बाकी सारी बातों को साइड कर लीजिए प्लीज। ओके, चलिए। सिलोगिज्म प्रीलिम्स में 2 से 4 सवाल, मेंस में भी 2 से 4 सवाल, पीओ हो या क्लर्क हो, दोनों ही फेजेस में ऐसे देखने को मिला करते हैं, ठीक है। 3 to 4 भी हो सकता है, वही तो। अब 2 से 4 में तो 3 भी आ जाएगा ना यार, तो ये पीछे लिखा 3 to 4 भी हो सकते हैं। मैंने इसलिए 2 से 4 लिखा है कि कई बार क्या होता है, 2 सिलोगिज्म 3 इनग्रीडियंट्स पूछ दिया इन्होंने एक शिफ्ट में, इसलिए मैंने 2 से 4 लिखा है कि इसमें क्या होगा, इस रेंज में सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसा कुछ है। इस टॉपिक के सवाल सॉल्व करने के लिए कितना वक्त खर्च कर देना चाहिए हमें, तो एक इसमें हम लिखते हैं हमेशा टारगेट टाइम। टारगेट टाइम फॉर द क्वेश्चन इज 20 seconds per question for prelims level, 30 seconds per question for mains level। रिवर्स है तो हो सकता है थोड़ा और ज्यादा, आपको 40 सेकंड खर्च करना पड़ जाए, ऐसा कुछ। लेकिन हम टारगेट टाइम जब भी लिखते हैं तो प्रीलिम्स लेवल के लिए लिखते हैं कि अगर आप 5 क्वेश्चन का सेट लेके बैठते हैं, 5 क्वेश्चन सेट लेके बैठे हैं अगर आप, तो आपको उस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो समय लगना चाहिए वो 1.5 मिनट से लेके 2 मिनट तक लगना चाहिए, और ये मैक्सिमम टाइम है, इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। इतने देर में आप 5 सवाल बना के फेंक सकें, मतलब ये होना चाहिए। 5 क्वेश्चन, अगर आप 20 सेकंड पर क्वेश्चन सोचते हैं अगर आप, तो 20, 25, 100, 1 मिनट 40 सेकंड होता है, जो इस रेंज के बिल्कुल मध्य आ रहा होता है। हो सकता है किसी सवाल में आप थोड़ा सा फिसल जाए, मतलब 30 से 20 की जगह 30 सेकंड खर्च कर दिया। हो सकता है कोई सवाल आपका ऐसा भी हो जिसमें 20 सेकंड की जगह 17 सेकंड ही खर्च किए। तो ओवरऑल आपका जो रेंज होना चाहिए, 5 क्वेश्चन को लेकर बैठे हैं आप, तो 1.5 से लेकर 2 मिनट तक मैक्स जाना चाहिए। आप तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब तक अपने आप को आप इस टॉपिक में आप पॉलिश कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये मेंस में कितना स्पीड होना चाहिए? देखो मेंस में ना बिल्कुल नियत सवाल का बिल्कुल नियत फिक्स नहीं है कि यही सवाल पूछेगा। देयर आर वेरियस वैरायटीज जो पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसलिए मैं मेंस की टाइम नहीं लिखता हूं। अगर आप प्रीलिम्स के सवालों में इतना स्पीड कैरी कर लेते हैं, तो उसी स्पीड के साथ, क्योंकि उतनी स्पीड कैरी करने का मतलब होता है कि आपके पास अच्छा धारदार कॉन्सेप्ट है और आपने काफी प्रैक्टिस कर रखा है। मेंस का सवाल जो होता है वो प्रीलिम्स के सवाल के कॉन्सेप्ट और उसके प्रेजेंटेशन को ही थोड़ा अपग्रेड करके पूछे जाने का मतलब होता है। तो इस स्पीड को अगर यहाँ कैरी कर लेते हैं, तो इसके बाद जब आप मेंस का सवाल सॉल्व करने जाएंगे, तो जो भी आप स्पीड कैरी कर रहे होंगे, दैट विल बी द ऑप्टिमम स्पीड एक्चुअली। इसलिए मैं मेंस का कभी भी टाइम नहीं लिखता हूँ कि इतना समय लगना चाहिए आपको। ठीक है, मैंने आपको फिर भी बता ही दिया इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, इनिक्विटीज नहीं देखा है तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एकदम शुरू सुनिएगा। सिलोगिज्म को हम एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। ये रीजनिंग के एनालिटिकल क्षेत्र में आता है, एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं इसे हम लोग। इसे हिंदी में हम न्याय निगमन कहते हैं। इस टॉपिक को हिंदी में क्या कहते हैं? न्याय निगमन। न्याय निगमन, ठीक है। सिलोगिज्म का मतलब है न्याय निगमन, हमें जजमेंट करना है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें जजमेंट करना है। एंड सिलोगिज्म जो होता है रीजनिंग के किस क्षेत्र में आता है? तो एनालिटिकल रीजनिंग। अब ये टर्म मैंने क्यों क्वाइन किया यहाँ पे, ये टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि एनालिसिस करना है आपको किस चीज का। तो आप सभी ने गलती से, सही से, कहीं ना कहीं से अपने सिलोगिज्म के सवाल जरूर देखे होंगे, ठीक है ना। मैं एक बार आपको थोड़ा सा रफली सवाल का प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, ठीक है। देखिए, एक विनम्र निवेदन है उन बच्चों से जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांगते रहते हैं, क्लास के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसके हर एक लफ्ज को सुने ध्यान से, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज, ठीक है ना, प्लीज। तो अब इसे हम एनालिटिक, अब इसमें क्या होता है ना, फ्लो खराब होता है, मत कीजिए फ्लो खराब प्लीज। ठीक है ना। सो अब देखिए मैं क्या बोल रहा था अभी, एनालिटिकल रीजनिंग क्यों कहते हैं। हाँ, हम इसे एनालिटिकल रीजनिंग क्यों कहते हैं, इसको हम समझाएंगे आपको। एक थोड़ा सा क्वेश्चन पहले प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन होता है प्रेजेंटेशन में। सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, सवाल सॉल्व नहीं करना अभी आपको, ठीक है ना। तो आपने ऑब्जर्व किया हो, कभी ना कभी आपने देखा है सिलोगिज्म का सवाल, तो आपने ऑब्जर्व किया हो कि हमारे सामने स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कथन के तौर पे
कुछ अजीबोगरीब सेंटेंस रखे जाते हैं। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता भाई, आपको सिलोगिज्म का नाम भी आज प्रॉपर्ली मालूम चला है, तो आपने ऊपर ऊपर कहीं देखा है। मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूं कि आपने देखा होगा स्टेटमेंट्स के नाम पे कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं, कुछ इस तरह का सेंटेंस कि सम बुक्स आर पोटैटो, ऑल पोटैटो आर चेयर, नो चेयर आर स्काई। ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एक स्टेटमेंट हो गया एंड इसके नीचे लिखा होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है ना, कंक्लूजन। अब यहाँ पे कंक्लूजन आपको कुछ भी दिया जा सकता है। एक जनरल क्वेश्चन जो होता है उसमें 3 स्टेटमेंट और 2 निष्कर्ष दिए जाते हैं, ठीक है, ओके। 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। इनकी स्टेटमेंट की संख्या कल को 4 भी हो सकती है और घट के 2 भी हो सकती है, इसमें मनाही नहीं। हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं कि आपके सामने 3 स्टेटमेंट है और 2 निष्कर्ष रखा गया है। हम सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं फिलहाल। मैं यहां से कुछ कंक्लूजन निकाल के समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमारे पास जो ये स्टेटमेंट रखे जाते हैं इसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं। 2 स्टेटमेंट के अंदर 2 कंपोनेंट हैं। क्या? एक है एलिमेंट, इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, ये एलिमेंट्स हैं। अगर वास्तविक जीवन में आप किसी को कह दें ये चीज, कुछ चेयर आसमान है, कुछ कुर्सी आसमान है, तो आपको पागल समझ लेंगे, बोलेंगे साफ इसका दिमाग स्लिप हो गया है, कुछ भी बोलता कुछ किताबें आलू हैं, ये कोई मतलब है बोलने का? तो अजीबोगरीब लगेगा आपको, क्योंकि असल तौर पे हमारे लिए यहां पर ये एलिमेंट्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। तो आपको मैं सबसे पहले ये समझाना चाहता हूं कि सिलोगिज्म में जब भी आपने कभी देखा हो सिलोगिज्म के सेंटेंसेस को, स्टेटमेंट्स को, तो वहां पे ये जो एलिमेंट्स नजर आते हैं इनका कोई वैल्यू है नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए प्रॉप्स हैं, है ना। जैसे प्रॉप्स समझते हैं, प्रॉप्स का मतलब होता है से हम कुछ भी, कोई आर्ट, हम जैसे मान लो कोई हम नाटक में भाग लिए हैं, हमें धनुष चाहिए उसमें, तो धनुष के हमारे लिए प्रॉप्स हैं, इस तरीके से। तो ये हमारे लिए उस तरह की चीजें हैं कि ये हमारे लिए क्या है भैया, तो ये हमारे लिए सिर्फ एक प्रॉप्स है। असल खेल यहां पर क्या है, इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये तमाम चीजें क्या है, एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में कोई हिसाब किताब नहीं है, क्या रखा जा सकता है, एक्स वाई पी क्यू, किताबें, नोटबुक, कुछ भी हो सकता है। असल तौर पे यहां पे खेल जो है वो इसका होता है, इन शब्दों का खेल है यहां पर। बिकॉज ये शब्द क्या कर रहे हैं, तो ये शब्द इन एलिमेंट्स के बीच के रिलेशंस को दर्शा रहे हैं आपके सामने। क्या कर रहे हैं ये शब्द, असल तौर पे इंपॉर्टेंट है। सो इस पूरे चैप्टर को समझने का तात्पर्य यह है कि आप शब्दों को समझते हैं, उन शब्दों को कितना क्लीनली आप समझते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से समझते हैं, जो शब्द रिलेशन जाहिर करते हैं, जो रिलेशन बताए करते हैं, जो रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो आपके पास कथन होगा, कथन में कुछ शब्दों के जरिए कुछ एलिमेंट्स को रिलेट करने की कोशिश की जा रही होगी। उसके बाद उसी तरीके के सेंटेंसेस आपको निष्कर्ष में भी मालूम चलेंगे, लिखे रहेंगे। आपको कथन को समझना है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कथन का, और उसके बाद कंक्लूजन दिए गए निष्कर्ष को सिर्फ जज करना है कि फलाना सही है और ये वाला गलत है, या फिर ये सही है या ये गलत है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत है, या क्या है। तो ये जजमेंट वाला काम जो आपको है वो निष्कर्ष के अंतर्गत करना पड़ता है। यहां पे क्या करना है, आपको जजमेंट करना है। निष्कर्ष में आपको जजमेंट करना है कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, ये जजमेंट करना है आपको। जाहिर सी बात है कि हम जजमेंट करने जब बैठते हैं तो उससे पहले उस चीज के बारे में बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, तभी हम जजमेंट कर सकते हैं। जब तक हम इस पूरे चैप्टर को या फिर कथन को नहीं समझेंगे तो हम शायद निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको सिस्टमैटिक तरीके से सीखें। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? स्टक कर रहा है? अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? एक बार क्लास चेक करवाना है, ये स्टक हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, अभी एक बार बैकएंड पे चेक करो ना क्या सिस्टम है। स्टक हुआ फिर भी शायद ठीक है, तो ऐसे बीच बीच में होता रहेगा तो दिक्कत है थोड़ा। एक बार देख लेना क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। मे भी इंटरनेट का भी इशू हो सकता है, बिकॉज बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, ओके, चलिए।
अब यहाँ पे समझते हैं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशंस को फ्लो में रखा जाए। तो स्टेटमेंट मतलब आप पहले समझिए कि चैप्टर चाहता क्या। अभी हम जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे घुसा ही नहीं हूं, अभी मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द टॉपिक, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द टॉपिक। ये चैप्टर चाहता क्या है आपसे, जो भी इसको सीखने वाले लर्नर हो, जो सीखने वाले इसके लोग जनता हो, उनसे ये चैप्टर क्या चाहता है, हम सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। अभी भी हो रहा है क्या गड़बड़? सब ठीक है ना भाई? प्लीज अब बीच में बोलो मत यार, बात मेरी जगह पे आके खड़े होना, समझ में आएगा कितना समस्या होता है। फ्लो में आप चल रहे हो, कि एक चीज शुरुआत समझाना चाहते हो, ठीक है, जब तक बहुत समस्या ना हो मत बोला करो प्लीज, ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत हो तो एक्सेप्ट, बर्दाश्त कर लिया करो थोड़ा, ठीक है यार, ठीक है, चलिए ठीक है। तो हमें सिर्फ अभी हमने आपको बताया कि चैप्टर चाहता क्या है आपसे। चैप्टर चाहता है कि आप स्टेटमेंट को जज कर, मतलब स्टेटमेंट को एनालाइज करना सीखें बढ़िया से। स्टेटमेंट एनालाइज जब करेंगे आप, तभी आप सही जजमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे, अब चूंकि स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का हमारा परम कर्तव्य है, जब तक कथन को, स्टेटमेंट को बढ़िया से एनालाइज नहीं करना सीखेंगे, हम जजमेंट तक नहीं पहुंचेंगे। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि देयर आर वेरियस अप्रोचेस, लाइक 2-3 अप्रोचेस विच इज एक्चुअली फ्लोटिंग इन द मार्केट। जो लोग चर्चाएं करते हैं आपस में कि बहुत से तरीके बताए जाते हैं। तो एक अप्रोच है कि भैया 150 मेथड का जिक्र सुना होगा आपने। मैं इसलिए बताऊंगा, इसलिए नहीं बता रहा हूं कोई गलत कर रहा कोई सही कर रहा, मैं इसलिए बताता हूं कि भाई हमारे बच्चे ऐसे की चीजों से ना अट्रैक्ट ना हो जाएं। क्योंकि जब लोग बताते हैं 150 मेथड, तो कहते हैं बड़ा शॉर्टकट टाइप का चीज है, तो बच्चों को ना शॉर्टकट बड़ा पसंद आता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा गलत क्या है, मतलब सही रास्ता बताना तो है ही मुझे, लेकिन गलत रास्ता क्या है उस पर नहीं जाना, ये बताना जरूरी है आपको। तो आपने सुना होगा 150 मेथड। सो ये बताया जाएगा आपको कि 150 मेथड है, बड़ा शॉर्टकट है, बड़ा ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट डू नॉट गो टुवर्ड्स दिस मेथड। उसका रीजन बताता हूं और कहां कहां पे कितना एक्सेप्टेबल है बताता हूं मैं आपको। सम पीपल विल टेक, अगर एसएससी के फील्ड में लोग बात कर रहे हैं 150 मेथड की, दे आर नॉट रॉन्ग। अगर एसएससी के फील्ड में कोई बात करता हो कि मैं आपको 150 मेथड से सॉल्व कराऊंगा सिलोगिज्म, एक्सेप्टेबल है, बिकॉज एसएससी के सिलोगिज्म का लेवल वो नहीं है जो बैंक का है। तो भाई बहुत ही पुराना मेथड है, जो बहुत ही लिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे एक्सेप्टेबल है। नए वैरायटी क्वेश्चन पे शायद टीचर करके दिखा दे, आपको समस्या हो सकती है। सो आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू गो टुवर्ड्स दिस मेथड। अनदर मेथड दैट इज एक और मेथड इसमें कहते हैं एई करके, कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं, एई है ना, आई ऐसे करके कुछ कुछ तो फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड एक और तरीका होता है। सो अगेन आई विल नॉट रिकमेंड दैट फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच टू टैकल दिस सिलोगिज्म टाइप चैप्टर। द रीजन इज कि हो सकता है कि आप प्रीलिम्स लेवल के सवाल तो फिर भी डिकोड कर ले, मेंस में जाके फंस जाएं। सो विच मेथड इज एक्सेप्टेबल हियर एंड व्हाई भी जानना जरूरी है, ठीक है ना? सो हमारा जो मेथड जो यहां पे काम करेगा, जो बैंकिंग का रीजनिंग है, उसमें काम करता है वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम, और ये मेथड से ज्यादा क्या है ना, प्रैक्टिकलिटी है। वेन डायग्राम क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं समझाऊंगा व्हाई वी शुड यूज द वेन डायग्राम टू डिकोड, टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सिलोगिज्म। व्हाई वी शुड डू दैट, व्हाई वी शुड नॉट डू दिस, बिकॉज ये इसमें ना क्या, जब भी कोई फॉर्मूला बनता है तो वो सीमितताओं को लेके आता है, वो सीमित सिचुएशन पे अप्लाई हो सकता है। जबकि हमारे यहाँ हम सभी जानते हैं बैंकिंग सेक्टर में क्वेश्चंस में इनोवेशंस देखने को मिलते हैं। कभी भी अचानक से मेंस में कुछ आपके सामने नया कुछ आ जाएगा, आप उसको डिकोड ही नहीं कर पाएंगे वहां पे। अगर कॉन्सेप्ट है तो ये क्या है ना, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ये कोई मेथड नहीं है ऐसा कि कोई मेथड थोप दिया गया आपको, ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है। तो वेन डायग्राम के परिभाषा पे अगर जाएंगे तो ही समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ, वेन डायग्राम इज द बेस्ट वे टू टैकल सिलोगिज्म। क्योंकि वेन डायग्राम को हमने सेट्स में पढ़ा था पहले बचपन में, स्कूल टाइम में सेट थ्योरी जब हमने पढ़ा था, तो हमने सीखा था कि यार वेन डायग्राम क्या करता है, तो रिलेशंस बिटवीन द एलिमेंट्स को पिक्चर फॉर्म में दर्शाता है। हमने देखा कि यार हमारे स्टेटमेंट को ना हम सिंपली ऐसे पढ़ के तो नहीं समझ पाएंगे। बोल रहा है सम बुक्स आर पोटैटो, ऑल पोटैटो आर चेयर, नो चेयर आर स्काई। अभी तो सिंपल लैंग्वेज है। कल को यहाँ पे आएगा मैक्सिमम चेयर आर फलाना, ओनली अ फ्यू फलाना इज चिलाना, तो उस वक्त और परेशान हो जाएंगे। अभी तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स रखे गए हैं, कल को कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस सिचुएशन क्रिएट किए जाएंगे आपके सामने। एटलीस्ट सम ऑफ द पोटैटो आर चेयर, ऐसा कुछ भी बोल सकता है वो, तो आप परेशान होंगे उस वक्त। तो ध्यान रखना है कि हमें सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई करना है, समझना है। इस लैंग्वेज में समझना बहुत टफ है। तो लेकिन हमें पता है ये चीज कि सिलोगिज्म क्या करता है, तो एलिमेंट्स के रिलेशन को लिखित तौर पे देता है। वो एलिमेंट्स हमारे लिए बिल्कुल कुछ भी हो सकते हैं। हमने वेन डायग्राम के जो डेफिनेशन को हमने ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे सेम डेफिनेशन नजर आया कि ये भी क्या करता है भाई, सेट थ्योरी में क्या करता था ये, तो एलिमेंट्स के जत्थों को
पिक्चर फॉर्म में दर्शाने का काम किया करता था, है ना। तो हमने वहां से इसको कनेक्ट किया कि अच्छा ठीक है, सिलोगिज्म के हम स्टेटमेंट्स को भी वेन डायग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज ऐसे तो हम क्लियर नहीं हो पाएंगे शब्दों को पढ़ के, सेंटेंसेस को पढ़ के हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं ढंग से, एनालाइज ही कैसे कर लेंगे फिर। तो हमने क्या किया, उसको पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट किया। पिक्चर में क्या है, चीजें हमें दिखना शुरू हो जाती हैं, अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पिक्चर में जब हम देखेंगे किसी भी रिलेशंस को, तो हम शायद इजीली हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और फिर हम जजमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आवर मेथड विल बी, हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे वेन डायग्राम में तुरंत से, और वेन डायग्राम से हम जजमेंट करेंगे और अपना पुष्टि करेंगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है। ठीक है ना, क्लियर है, ओके। सो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, हमें क्या करना है, इंटेंशन क्या चैप्टर का क्या है, हम मेथड क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सब क्लियर है आपके दिमाग में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम सिलोगिज्म को जिस तरह से हमने परिभाषित किया था इनिक्विटीज को, ठीक वैसे ही मैंने सिलोगिज्म को ही परिभाषा आपको देना है। परिभाषा आपसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन उससे बहुत कुछ जाहिर हो जाता है। सिलोगिज्म, जैसे मैंने इनिक्विटीज में कहा था, इनिक्विटीज इज नथिंग बट द कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट। इनिक्विटीज क्या है, डिस्कशन ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स। ये इनिक्विटीज का परिभाषा था। वहां पे पूरे चैप्टर में मैं पूरे, चाहे प्रीलिम्स के सवाल आपने देखे या मेंस के सवाल देखे, आपने किया क्या पूरे चैप्टर में, आपने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स का टॉपिक था इनिक्विटीज। जब आप किसी को ऐसे बोल देंगे ना कि इनिक्विटीज क्या है भाई, तो कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स, यही है पूरा इनिक्विटीज, तो समझ जाए कि यार ये बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाला बच्चा है, ये बहुत ही मतलब मजबूत स्टूडेंट है, ये सोबाजी करने वाला बच्चा नहीं है, तो वो समझ में आएगा। वैसे हम परिभाषा यहाँ पे सेट करेंगे इसका कि व्हाट इज सिलोगिज्म, तो विल से सिलोगिज्म नथिंग बट डिस्कशन ऑफ relations between the elements। ठीक है ना, ये हमारा परिभाषा हो गया, डिस्कशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन की चर्चा है सिलोगिज्म, क्योंकि कथन क्या लेके आएगा आपके सामने, दो एलिमेंट्स के बीच के रिलेशंस को डिफाइन करता है कथन, और उसी रिलेशंस की चर्चा है सिलोगिज्म। खत्म, ठीक है, एकदम स्पष्ट चलना है, एकदम सब कुछ सेट। ठीक है ना, क्लियर है। डिस्कशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एलिमेंट्स, वेरी सिंपल। नाउ अब हमें इस शब्द को पकड़ के इस पे काफी चर्चा करनी है। ठीक है ना, तो द होल सिलोगिज्म कैरीज ओनली 4 वर्ड्स। आप बोलेंगे सर पागल हैं आप, हमने तो कई शब्द देखा अभी कुछ देर पहले, आपने भी कहा ओनली अ फ्यू है, तो मैक्सिमम है, तो एटलीस्ट सम है, तो क्या क्या है। लेकिन असल तौर पे पूरे सिलोगिज्म में ये रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए सिर्फ 4 शब्द हैं। ठीक है ना, 4 ही शब्द बनाए गए हैं और कुछ है ही नहीं पूरे चैप्टर में। तो हम इस पे आते हैं। वर्ड्स which will define the relation between the elements, relation between the elements। ठीक है ना, हम इस पे फोकस करते हैं। वर्ड्स which will define the relation between the elements, कौन से शब्द हैं वो। ठीक है ना, तो ये वर्ड्स पे फोकस करेंगे हम लोग। अच्छा, इससे पहले एक और काम कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, हम एक चीज डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरे टॉपिक में ही काम कर रहे होंगे, तो हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव। उसके बाद हम लोग टॉपिक में एंटर कर जाएंगे, प्रॉपर्ली डिस्कशन एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सो प्रीलिम्स से लेके मेंस तक हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन के टाइप्स। ठीक है ना, सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव। सबसे पहला वैरायटी हमारे पास आता है लॉजिकली फॉलोज क्वेश्चंस। ठीक है ना, अब लॉजिकली फॉलोज में भी हम लोग सीखते हैं उसके अंदर कि भाई सिंपल कीवर्ड्स वाले लॉजिकली फॉलोज, सेकेंडरी कीवर्ड्स वाले सवाल, ऐसे करके। तो लॉजिकली फॉलोज हमारा फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। सेकेंड इज लॉजिकली डज नॉट फॉलो भी हो सकता है,
ठीक है ना. सेकेंड इज लॉजिकली डज नॉट फॉलो. थर्ड variety of question will be definitely does not follow. Does not follow. ठीक है. Fourth will be coded syllogism. Fifth will be reverse syllogism. इसको हम फिफ्थ वहां लिख देते हैं. फिफ्थ जो हमारा होगा इसे हम कहते हैं रिवर्स सिलोगिज्म. सिक्स्थ विल बी कॉलम बेस्ड. सेवेंथ विल बी, ये नया ऐड हुआ है, पैसेज बेस्ड सिलोगिज्म. और इसे आप न्यू पैटर्न भी कह सकते हैं. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली ये सिलोगिज्म जैसे आपको दिख रहा होगा इंग्लिश की तरह ही आपका लगभग वैरायटीज भी यहाँ किया गया है, जिसमें से प्रीलिम्स क्या पूछता है आपसे. तो प्रीलिम्स का फोकस यहाँ पे होता है, मतलब 99.9% टाइम यही है कि सिलोगिज्म में से सिर्फ लॉजिकली फॉलोज ही पूछता है आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है ना, लॉजिकली फॉलोज. एंड देन यहां से आपकी कहानी जो है, मतलब थोड़ा चांस हम ले सकते हैं कि ये चलो प्रीलिम्स भी पूछ सकता है और मेंस तो खैर पूछ ही सकता है, पूछता ही है. ये प्योर मेंस का टॉपिक हो गया आपका. ये भी प्योर मेंस का टॉपिक हो गया आपका. ये सब प्योर मेंस का टॉपिक है. ये पूरा मेंस है. ये पूरा मेंस है सारा. आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर. ठीक है, कैसी बातें कर रहे हैं आप. बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं. अब आप सोच रहे होंगे सर सारे वैरायटी तो मेंस के ही हैं. ठीक है ना. सो लेकिन हाँ यही है. लेकिन ये सब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, these are only presentation. These are merely presentation, nothing else. अगर आप जब तक इसमें बहुत प्रबुद्ध नहीं है, इसके आगे कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा. सब में गड़बड़ करते रहेंगे आप. सब में गड़बड़ करते रहेंगे, कुछ भी बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, जितना बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो पहला वाला वैरायटी है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है. चाहे मेंस लिख दीजिए, चाहे कुछ भी लिख दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला है. बिकॉज जितना क्लियर आप यहां रहेंगे उतना बढ़िया इंप्लीमेंटेशन आप हर जगह कर रहे होंगे. सारा इंप्लीमेंटेशन है. ठीक है ना. ओके. तो बहुत पेशेंटली मुझे सुनिएगा प्लीज, बहुत पेशेंटली सुनिएगा. बहुत पेशेंस की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी आपकी चर्चा में, बिकॉज आपको ज्यादातर सुनना ही है आज के लेक्चर में. ठीक है, चले वापस आए इस पे. मैंने पहले ही कह रखा है, इंग्लिश आपने नहीं देखा है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप प्लीज इसको ईमानदारी से देख लीजिएगा, बिकॉज इस चैप्टर का मैं हर एक लफ्ज एकदम बेसिक समझा रहा हूं. ठीक है, अब सुनिए मुझे ध्यान से. यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा कि सिलोगिज्म क्या है भाई, तो डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स है. और हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इन शब्दों की, वो शब्द जो रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए दिया जाते हैं. और ये समझिए तो बेचारा ऑफिशियली डिक्लेयर किया है सिलोगिज्म ने. ऐसा मान लीजिए आप कि भाई सिलोगिज्म ने इन लोगों को जिम्मेदारी दी है. किन शब्दों को? तो वो शब्द कौन से हैं? तो शब्द है हमारे पास ऑल, सम, सम नॉट एंड नो. सिर्फ ये 4 शब्द हैं पूरे सिलोगिज्म के. बाकी आपने जितने भी शब्द सुने होंगे ना, वो तमाम शब्द सिर्फ इन्हीं के रूप हैं. ऑल के और भी रूप हैं, सम के बहुत से रूप हैं, सम नॉट के कुछ रूप हैं, नो के बहुत कुछ रूप हैं. ऐसे करके है, समझिए. ठीक है ना, क्लियर है. ठीक है. अब देखिए डाउट कैसे कैसे चलते हैं कमेंट बॉक्स में. मैं बता तो रहा हूं कि अगर टीचर थोड़ा पेशेंस ना रखे तो क्या हो जाए. डेफिनेटली फॉलोज भी लॉजिकली फॉलोज में आएगा. अब ये सवाल अभी करने का तो मुझे नहीं लगता कि वक्त है. शुभम कुमार या कुमार शुभम, प्लीज. एक बच्चे का सवाल है, सर एक क्वेश्चन है न्यूक्लियस का. बहुत बढ़िया, आप वहीं फंसे रहिए. समझ रहे हैं, इसलिए मैंने बता रखा है कैसे क्या करना है.
मेरा कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस चालू है, मैं लेट ज्वाइन करा, क्या करूं? अब क्या मतलब है, समझ नहीं आता क्या चल रहा होता तुम लोग के दिमाग में यार, क्या चल रहा होता है? इसमें भी आइदर केस आएगा क्या गुरुजी? देख रहे हो कहां कहां चल रहा होता है बच्चा, कुछ भी सोच रहा होता है। सर हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन, सर मैगी टेढ़ा क्यों होता है? सर नूडल्स जो होते हैं वो टेढ़े क्यों होते हैं? तो बच्चों आज हम बात करेंगे वर्ड्स विच विल डिफाइन द रिलेशन। सर आसमान जो है वो पानी ऊपर से, बादल बीच में कैसे लटका हुआ है जीवन में? मतलब एक तो आसमान है सर, नीचे धरती, बीच में बादल क्यों लटक रहा है सर? ये चार शब्द देखो, ऑल, सम नॉट, नो। सर ये बताइए बैंकिंग में फिजिक्स क्यों नहीं पूछता है? सर मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ भाई, लेक्चर 1 शुरू हुआ है, प्लीज सारे दुख दर्द साइड कर दो, चुपचाप सुनो, आपका मास्टर सब कुछ बता देगा आपको, हर एक चीज बताएगा। जब सोचो कि आदमी यहां लिख रहा है कि डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट, यहां से शुरुआत कर रहा है, बता रहा है कि प्रीलिम्स में इतने सवाल होते हैं, तो पूरे चैप्टर का धागा खोल देगा यार। चुपचाप सुनो प्लीज, बर्बाद करो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो आप लोग। चलिए प्लीज, ठीक है ना? सो अभी बात कर रहा हूं मैं वर्ड्स विच विल डिफाइन द रिलेशन। अब आप बोलेंगे सर आपके डाउट भी मैं लेके चल रहा होता हूं, सुनो तो ध्यान से। सर ये चार शब्द ही क्यों है, मतलब मन में आ सकता है ये सवाल, जाहिर है आपके मन में आना, लेकिन आपका जब मन में आएगा ये चीज, तो मैं खुद ही उसको, मुझे पता है यार, मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि आपके मन में सवाल आएगा, मैं उस वक्त खुद ही आंसर कर रहा हूँ उसका। आपके मन में सवाल आ सकता है गुरु जी बताइए, यही चार शब्द का है, हमारा एक शब्द है हिपोपोटेमस, वो काहे नहीं है यहाँ पर? या फिर सर अंग्रेजी का एक शब्द है, क्या बोलते हैं उसे, रॉन्ग डाउट पूछने वाला, जब मान लो कि भाई हम लोग डाउट, एक वर्ड डाउट, डाउट क्यों नहीं यहाँ रख दिया गया, यही चार शब्द क्यों है, मैं उस पर भी आपको लेक्चर समझाता हूँ व्हाई इट इज हैपनिंग। तो समझने के लिए ये चार शब्द जो है ना, ये बिल्कुल शून्य से लेकर 100 तक की कहानी है। किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए दुनिया में क्या चाहिए? एक नंबर लाइन ले लीजिए आप, इसको 0 मान लीजिए आप, इसको 100 मान लीजिए आप, है ना? या तो कोई चीज शून्य है, या तो कुछ 100 है, इसके ही मध्य में पूरा दुनिया बसा हुआ है ना? बस यही चीजें हैं, बस वही कहा गया आपसे, बस इन्हीं, इसी का कहानी, इन्हीं को हम शब्द में पिरो दिए हैं। समझिए कैसे, कोई चीज 0 है, मान लो कह दिया गया 0 0 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, 0 स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर बैड, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? कोई भी बैड नहीं, मतलब हम इसको बोल सकते हैं नो स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज बैड। नो, नन, ये शब्द कहां से निकल गया है? 0 से। 0 है, कोई चीज नो है, नो। बोल दिया 100% ऑफ द क्लास इज इंटेलिजेंट, 100% ऑफ द क्लास इज इंटेलिजेंट, दैट मेक सेंस कि ऑल आर इंटेलिजेंट। किसी भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिफाइन करने गए आप, तो आप क्या बोल सकते हैं कि भैया या तो एकदम बिल्कुल ही कुछ नहीं है, या तो पूरा ही है, पहले तो ये दो बात निकल के आ जाती हैं। लेकिन इसके बीच में दुनिया है, तो इसके बीच में दुनिया क्या निकल के आती है? कोई भी चीज जब 0 से उठ के 0.1 से लेके स्टार्ट हुआ, 0.1111 करते हुए स्टार्ट किया आपने, वहां से लेके 99.9% तक की चीजें क्या कही जाएंगी? इसको हम सम कहेंगे। क्या कहेंगे? ये सब सम है, क्योंकि सम कभी भी डेटा नहीं देता आपको कि कितना। सम एक अनस्टेबल वर्ड है, ये हमेशा आपको क्या करेगा? छोड़ देगा, रेंज में छोड़ देगा आपको, कि यहां से लेके वहां तक सब है ना, 0.1 से लेके शून्य नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, बीच में जो भी है सब सम है। और सम का एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, सम को कॉम्प्लीमेंट, कोई पूरक है उसका, पूरक मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट करता है उसको, बिकॉज सम जहां है दुनिया में वहां सम नॉट होना ही होना है, मतलब कुछ है तो कुछ नहीं है, कुछ है अगर तो कुछ नहीं भी तो होगा। इसलिए सम और सम नॉट दोनों ही कैसे शब्द हैं? दोनों ही अनस्टेबल वर्ड हैं, बट ये दोनों शब्द कैसे हैं? दोनों स्टेबल वर्ड हैं। तो यहां से ये चारों शब्द गठित हुए, ये पूरा हमारे सिलोगिज्म के रिलेशंस को डिफाइन करेगा, ठीक है ना? सो दिस इज एक्चुअली स्टेबल वर्ड, this is also stable word, but these two words are actually unstable. This is unstable because we cannot define, ये भी कैसा word है? Unstable word है।
मतलब अनस्टेबल वर्ड लिखने का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहां से कि ये कभी भी डेटा पुख्ता नहीं दे पाएंगे आपको। कुछ स्टूडेंट क्लास के बहुत बदमाश हैं, कितनी संख्या? कैन वी डिफाइन संख्या आउट ऑफ दिस वर्ड, दिस सेंटेंस, आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस, आफ्टर स्पीकिंग दिस सेंटेंस, आफ्टर लिसनिंग दिस सेंटेंस? क्या हम ये कह सकते हैं कितने बच्चे? नहीं कह सकते। सम ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट गुड, हमें पता ही नहीं कितने अच्छे नहीं है, तो यहां पे नो लिखेंगे, नो स्टूडेंट इज गुड, तो सब सब बैल बुद्धि है। तो यहां से डिफाइन हो जाता है, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई दिस फोर वर्ड्स आर द पिलर्स ऑफ सिलोगिज्म टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, हाउ दे आर connected, how they are connected. This all these relations will be defined by these four sentences. ये चार शब्द बहुत अहम है हमारी चर्चा में, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक पकड़ते चलिएगा प्लीज, ठीक है ना? चलिए सो इन शब्दों को थोड़ा और क्लोजली समझते हैं, इन शब्द का और क्या तात्पर्य है। शब्द सबसे पहले हम लेके चलते हैं सम, ठीक है ना? सम और ऑल, ये दो शब्द हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड है, यही डिफाइन कर लेते हैं पहले तो। ये दोनों जो वर्ड हैं ये पॉजिटिव वर्ड हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है ना? ये दोनों कैसे वर्ड है? ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। आप सभी से एक बेसिक सवाल, अगर आपसे कहीं लिखा जाए, कहीं भी ऐसा लिखा जाए ऑल ए आर बी, और कहीं लिखा जा रहा है नो ए आर बी, आपसे सिर्फ एक सादा सवाल है, बहुत ही सादा सवाल, ठीक है ना? ऑल ए आर बी, ए और बी के रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, मानते हैं इस बात को? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सिर्फ, ठीक है ना? ऑल ए आर बी हमारे एलिमेंट्स ए और बी का रिलेशन डिफाइन करता है कि सभी ए बी हैं। अब आपसे एक सवाल है, माइक कहां चले गए? हाँ, अब एक सवाल आपसे है, क्या नो ए आर बी भी रिलेशन डिफाइन कर रहा है? ये कह रहा है नो ए आर बी, क्या नो ए आर बी भी रिलेशन डिफाइन कर रहा है? हाँ या ना में जवाब चाहिए सिर्फ, हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो बहुत से बच्चों ने कहा यस भाई, कई बच्चे कह रहे हैं नो, और ये मैं जानता हूं, तभी ये सवाल ही पूछ रहा हूं जानबूझ के। मुझे सवाल ये पूछना ही था, मुझे सवाल ये पूछना था, ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए आया था, सपोर्टिंग रोल था इसका, असल सवाल यही था। क्योंकि यहां पे ना कई बच्चों का एक मानसिकता बन जाता है, अरे तो कह रहा है नो यार भी, कोई ये भी नहीं है, तो रिलेशन बना ही नहीं। ध्यान रखिएगा, जब यहां लिखा हुआ है कि ये चार शब्द रिलेशन डिफाइन करने के लिए आए हुए हैं, तो ये पॉजिटिवली रिलेशन डिफाइन करेंगे और ये नेगेटिवली रिलेशन डिफाइन करेंगे, लेकिन रिलेशन ये भी डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो चाहे ऑल ए आर बी बोला जाए या नो ए आर बी बोला जाए, ये बोल रहा है, मतलब ये समझिए कि ऐसा है कि ये दोस्ती का रिलेशन दिखा रहा है, तो ये दुश्मनी का रिलेशन दिखा रहा है, लेकिन दिखा रहा है रिलेशन ये भी। दुश्मनी आपके किसी रैंडम इंसान से नहीं होती है, जिसको आप नहीं जानते हैं उससे दुश्मनी हो सकती है क्या? नहीं, दोस्ती भी उसी से होगी जिसको आप जानते हैं, और दुश्मनी भी उसी से होगी जिसको आप जानते हैं। दैट मींस रिलेशन इज देयर, बट द रिलेशन बिटवीन यू एंड दैट दोस्ती वाला पर्सन विल बी अ पॉजिटिव रिलेशन, एंड यू बिटवीन यू एंड दैट दुश्मन वाला रिलेशन, दुश्मन वाला पर्सन इज नेगेटिव रिलेशन, ठीक है? ठीक है, क्लियर? तो द होल चैप्टर विल गिव यू द रिलेशंस, इधर पॉजिटिव स्टेटमेंट विल बी देयर, नेगेटिव स्टेटमेंट विल बी देयर, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, ठीक है? चलिए यहां तक बस, अभी सिर्फ शब्दों को समझा आपने, अभी कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने, मतलब बड़ा काम तो कर ही रहे हैं आप, समझते चल रहे हैं, बढ़िया बात है। अभी आप सिर्फ शब्दों की उत्पत्ति पे आपने चर्चा किया कि हमारा एक चैप्टर है, इसमें हम रिलेशन पे चर्चा करते हैं, स्टेटमेंट रिलेशन डिफाइन करके देता है हमें, और हम वहां पे चर्चा करते हैं स्टेटमेंट्स के रिलेशन पे, उसको समझना होता है, और हम जजमेंट लेने वाले हैं। हम रिलेशन वर्ड हमारे लिए सबसे अहम है, तो जैसे हमने इंग्लिश में कंपैरिजन वर्ड अहम था, तो कंपैरिजन पे हमने चर्चा किया था, कंपैरिजन को डिफाइन करने के लिए 3 सिंबल आते हैं, ग्रेटर, लेस, इक्वल। ठीक वैसे ही रिलेशन डिफाइन करने के लिए 4 वर्ड आते हैं, ऑल, सम नॉट, नो, एग्जैक्टली वैसे ही है, ठीक है ना? रिलेशन वहां कंपैरिजन, ऐसे चलता है बिल्कुल। तो ये 4 शब्द हैं जो हमारे रिलेशन को डिफाइन करेंगे। आप सिर्फ इनसे मिले हैं, आप इनकी उत्पत्ति को भी समझा आपने कि आखिर ये कैसे पैदा हुए, ठीक है? यहां तक ठीक है, सिस्टम एकदम क्लियर है।
ओके, चलिए हम समझते हैं कि आखिर हम रिलेशंस ड्रॉ कैसे करते हैं, हम वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, बिकॉज उन शब्द को हमें ड्रॉ करना सीखना है। उन शब्दों से सेंटेंस पिरोए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और उन सेंटेंसेस को हमें वेन डायग्राम में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना, चलिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। द पॉइंट इज हाउ टू draw the Venn diagram. दिस इज अ क्वेश्चन, हम इसका आंसर करने जा रहे हैं, बहुत प्यार से सीखेंगे हम लोग इसको। हाउ टू ड्रॉ द वेन डायग्राम, हम वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। जितना सलीके से आप इस चीज को सीखेंगे जो भी हम करने जा रहे हैं, उतना ही मजबूत रहेंगे पूरे चैप्टर आप, क्योंकि आप असल काम करने जा रहे हैं हम, क्योंकि आप उन जिसको एनालाइज करना है उसको आप पिक्चर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। फिलहाल टुकड़ों में फिलहाल सबसे पहला सेंटेंस क्या मिला था हमें? सबसे पहला सेंटेंस मिला था हमें सम। ठीक है ना, सम हमारे पास पहला शब्द था। अब मान लीजिए हमारे पास, हम चूंकि एलिमेंट्स यहां पे होते हैं रिलेशन में, तो हम लिखते हैं इसको सम ए आर बी। हम यहाँ पर ए और बी के जगह, दुनिया में कुछ भी हो सकता है कल को आपके सामने, या तो ए और बी भी हो सकता है, या तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बर्दाश्त करें, बिकॉज हमारे लिए यहाँ पर ए और बी क्या है? सिर्फ मुखौटा है, हमारे लिए सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर है ये ए और बी। असल में एक्टर कौन है यहाँ पे? सम है। ठीक है ना, सम ए आर बी, इसे हम हिंदी में कहते हैं कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए एक सर्कल मिलेगा आपको। जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके लिए एक सर्कल होगा आपके पास। आप स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, आप ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेड बॉडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ये मैं बता रहा हूं, एकदम क्लियर रहा कीजिए क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कुछ और नहीं कर रहे हैं। मतलब आप भी यूज होता है सर, सर्कल ही क्यों वेन डायग्राम में? अरे आप स्क्वायर ले लो भाई, आप रोम्बस ले लो भैया, आप पेंटागन ले लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सर्कल इज इजियर टू ड्रॉ, ओनली दिस इज द रीजन वी यूज सर्कल इन द वेन डायग्राम, नो फर्दर रीजन इज देयर। ठीक है ना, तुमने सर्कल ले लिया और हर एक एलिमेंट के लिए एक सर्कल आपके पास है। आपको बताया गया कुछ ए बी है, आपके लिए ए ड्रॉ किया आपने, दिस इज ए, ये एलिमेंट ए है। बोलता है कुछ ए बी हैं, कुछ बनारस कानपुर है, कुछ लखनऊ कानपुर है, वो अगल बगल है ना भाई, चलो मान लिया। कुछ बनारस इलाहाबाद है, या ऐसे मान लो कुछ कानपुर लखनऊ है, तो मतलब कंफर्म होगा कुछ उन दोनों का पार्ट कॉमन रहा होगा। लीनियर ले सकते हैं क्या? विकास दांत तोड़ देंगे, मैंने अभी तुरंत से बोला बाउंडेड बॉडी कुछ भी ले सकते हैं आप, जबरदस्ती का डाउट लेके आ रहे हैं। लीनियर ले सकते हैं क्या? हाँ लो ना, लीनियर लो, कुछ ए बी हैं, ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है। क्या जबरदस्ती का डाउट है? हे भगवान, मतलब सब कुछ सिंपल सस्ता चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन नहीं, मुझे सर उसमें थोड़ा सा परेशान करना है लोगों को। रुक जाओ भाई, भाई बाउंडेड बॉडी है, हम एक ऐसे शो कर रहे हैं उस चीज को ऐसे। ठीक है ना, नो नॉन बाउंडेड बॉडी, बाउंडेड बॉडी एंड दैट टू सर्कल, जस्ट बिकॉज सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं इससे हम लोग। तो कुछ ए बी का मतलब होता है कि कुछ ए और बी का पार्ट कॉमन रहेगा, कुछ ए बी हैं, है ना, कुछ ए बी है, मतलब ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन रहेगा। ऐसे कुछ ए, ये ए है, बी है, कुछ ए बी है, मतलब ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन रहेगा ही रहेगा। हम इसके अलावा किसी और तरीके से इस ए और बी के सम के रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते और ना करेंगे, मतलब कर ही नहीं सकते, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो लिख दिया गया कुछ बच्चे बदमाश हैं, कुछ बच्चे क्या हैं? बदमाश हैं। समझिएगा बहुत ध्यान से, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स आर बदमाश, लेकिन कुछ बच्चे बदमाश हैं। तुमने मुझे मौका दिया है भाई एग्जाम्पल देने का, मैं देना भी नहीं चाहता एग्जाम्पल, लेकिन अच्छा लगा मुझे एग्जाम्पल देके, थोड़ा सा रिलेटेबल हो गया ये कहानी। ठीक है ना, मतलब देयर विल बी इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स, हमने मैथ्स में पढ़ा इस चीज को। ठीक है ना, तो कुछ ए बी है, एकदम समझते चलिएगा कहानी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कथन है वो समझाएगा। ठीक है, जगह ले लेते हैं बढ़िया से, कोई हौच पौच नहीं करना है। सेकंड हमारे पास है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इसका हिंदी अनुवाद होता है
सभी ए बी हैं। कितने ए बी हैं इस बार? सभी ए बी हैं। तो आप फिर से क्या करेंगे? आराम से ए ऐसे ड्रॉ कर लिया आपने। अब बोल रहा है सभी ए क्या हैं? तो बी हैं। ठीक है ना? सभी ए किसके अंदर आएंगे? बी के अंदर आएंगे। बहुत सिंपल, ठीक है ना? सभी ए बी के अंदर आएंगे। अब यहां पे आपके पास एक डाउट आएगा मन में, सर मुझे लगता था कि आप ठीक ठाक इंसान हैं, आप एकदम बकलोल टाइप आदमी हैं, एकदम पागल आदमी हैं आप। ये बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि सभी ए बी हैं। सर क्या दिक्कत है इसमें बताइए तो? आप बहुत तेज बन रहे हैं आप, क्या दिक्कत है इसमें? एकदम सही बात है सर, सभी ए बी हैं, कोई समस्या नहीं इसमें। लेकिन असल तौर पे ये गड़बड़ है। रीजन क्या है? आपसे बोला गया पूरा उत्तर प्रदेश भारत है, पूरा उत्तर प्रदेश भारत में है, तो पूरा उत्तर प्रदेश ही भारत है ये नहीं बोला गया। आपसे बोला गया, मतलब इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है भाई, मतलब और भी पार्ट है भारत के, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश किसके अंदर है? भारत के अंदर है। ऐसे बोला जा रहा है आपसे। आपसे कहीं भी ये नहीं बोला कि ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर ए, ऐसा नहीं बोला गया आपसे। आपसे सिर्फ इतना बोला गया है, ऑल ए आर बी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पूरे 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 सिलोगिज्म के क्षेत्र में कथन जितना बोले, अगर सिर्फ उतना ही सोचना शुरू कर दिया आपने तो आप जीत जाएंगे। आप जहां एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे गड़बड़ा जाएगा, जहां भावुक हो जाएंगे, ऑल ए आर बी बोला है विनोद, तो जैसे दुनिया क्या सोचती है छोड़ो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना सोचता हूँ, मैं बढ़िया सोचूं, मैं इंटेलिजेंट इंसान रहा हूँ बचपन से, मियाँ, तो ऑल ए आर बी बोला है मान लो, तो जाहिर सी बात है यार सभी बी भी हैं, तो ऐसा भी बनेगा। ये मास्टर लोग पागल हो गया यार, क्या बोलता है कि सभी ए बी हैं तो ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा विनोद बताओ, जबकि ऐसा नहीं है। प्लीज बी सीरियस अबाउट दिस, वेरी सीरियस अबाउट दिस, कि जब उसने बोला ऑल ए आर बी, वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इन दिस वे कि सभी ए बी के अंदर हैं, बट पूरा बी ए है ये हमें नहीं बोला गया है। कथन जितना बोलेगा हम उतना ही मानेंगे। कथन ने बोला कि मास्टर पागल है तो मास्टर पागल है। कथन ने अगर लिख दिया किस दिन की तुम्हें पढ़ा रहा मास्टर पागल है, तो मान लेना कि सच में भैया मास्टर पागल ही है। कथन कुछ भी बोल दे, पागल तो पागल, बदमाश तो बदमाश, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, एकदम क्लियर स्टेटमेंट की बातों को कभी अवहेलना नहीं करनी है, एकदम जो कह दिया वो परम सत्य मानना पड़ेगा आपको, उतना ही मानना है। सभी ए बी हैं तो सभी ए बी हैं, खत्म। ऐसे ही ड्रॉ करना है हमेशा। डू नॉट मिक्स द डायरेक्शंस ऑफ लाइक इंस्ट्रक्शन और सॉरी वेन डायग्राम, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो थर्ड क्या कहता है? थर्ड हमारे पास है सम ए आर नॉट बी। ये कहता है भैया मेरा मतलब है कुछ ए बी नहीं है। अब ये जो है जस्ट रिवर्स ऑफ दिस सेंटेंस, कुछ ए बी हैं, यहां लिखता है कुछ ए बी नहीं है। ये बहुत ही क्रूशियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ द होल टॉपिक इज दिस वन। इसको समझ डाला तो सिलोजिज्म क्या बोलते हो, झिंगा लाला वैसे वाला हो जाएगा। ये पूरे बेहतरीन चीज है, सबसे सुंदर चीज यही है पूरे चैप्टर का। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक और बात कर लिया जाए। फोर्थ वाला सेंटेंस ये कहता है कि नो ए आर बी, मतलब इसका हिंदी अनुवाद होता है कोई ए बी नहीं है। और जिस प्रकार इसने कहा था सभी ए बी हैं, उसका जस्ट विरुद्ध ये बात कर रहा है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से, जस्ट रिवर्स, निगेटिव चल रहा है, बिल्कुल एकदम निगेटिव चल रहा है। तो हमने कहा ठीक है बेटा, तो पहले तुमसे बात करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही पुख्ता, ये स्टेबल शब्द है ना, इसको आसानी समझ पाएंगे हम लोग। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं। निगेटिव स्टेबल वर्ड है, पकड़ते इसको। कह रहा है कोई ए बी नहीं। हमने कहा लो बेटा ए पहले ड्रॉ कर लो, ए। अब मैंने कई बार देखा है लोगों को कि ऐसे बोलते नो ए आर बी, नो ए आर बी। दिस सिचुएशन नेवर शोज नो ए आर बी। नो ए आर बी का मतलब होता है कि ए और बी में रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, रिलेशन है। दिस शोज ए और बी में रिलेशन ही नहीं है। जबकि भाई नो ए आर बी, हम कई लोगों को देखता हूं ड्रॉ करते हुए ऐसे,
लिटरली ऐसे देखता हूँ ड्रॉ करते हुए, मैं सोचता हूँ क्या पढ़ा रहे हो भाई, क्या कर रहे हो गलती भाई, बच्चे को समझाओ थोड़ा सा ढंग से। नो ए आर बी का मतलब है कि कोई भी ए बी नहीं है। ए और बी में रिलेशन है बट नेगेटिव रिलेशन है, प्रतिबंध लगा हुआ है, प्रतिबंध। ना ए यहां जा सकता है ना बी यहां आ सकता है, ऐसा प्रतिबंध है बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है, ये समझ लीजिए इस टाइप का कुछ। 100% नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि पूरा ए बी नहीं, मैंने बोला पूरा पूरा ए जो है ना, कोई भी ए, मतलब पूरे पूरे ए की प्रतिबंध किससे है, बी से है। जब पूरा ए का प्रतिबंध बी से है, बी मतलब टोटल बी, तो वैसे हमारे पास पूरे बी का प्रतिबंध भी किससे है, पूरे ए से, ऐसा दिखना चाहिए। ये सीधा सीधा डायग्राम इसका ये है। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, क्योंकि यहां पर ना आपके सोचने का तरीका, आपके ऑब्जर्व करने का तरीका, अभी आप ब्लाइंड जा सकते हैं, मतलब कहीं भी घूम सकते हैं आप, तो मेरा दायित्व है कि मैं आपको सही दिशा में समझाऊं। मुझे पता है कि आप ये ऐसा सोच सकते हो, तो मैं पहले ही रोक रहा हूं, रुको रुको रुको, ऐसा नहीं, ऐसे सोचो, क्योंकि ये चैप्टर तार्किक है थोड़ा सा, है ना, एनालिटिकल रीजनिंग है। तो यहाँ पे आप ऊपर पर पढ़ाई कर ही नहीं सकते आपको, और बड़े मजा आया भाई, 100% आपके सही आंसर जा रहे होंगे आप, ठीक है ना, 100% सही कर रहे होंगे आप उत्तर। लेकिन आप पहले समझते चलिएगा स्टेप बाय स्टेप, हड़बड़ी में एकदम नहीं। इसको हम सबसे स्लो पढ़ेंगे इस चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है सम ए आर नॉट, अभी क्या कह दिया, कुछ ए बी नहीं। हमने कहा पहले ए ड्रॉ करो भैया, फिर देखा जाएगा। ए ड्रॉ हो गया, कहता हाँ। इसमें गलती क्या करते हैं लोग, बोलते हैं हाँ कुछ ए बी नहीं है, ठीक है ना, तो ये लो, ये वाला जो ए है, ए बी नहीं है भैया, यही वाला ए जो है बी नहीं है। अब बच्चा ही मान लेता है, बोला हाँ, अरे गुरु जी क्या बात बोले यार, इतना महत्वपूर्ण तो मैं देख ही नहीं पा रहा था। मैं तो सर जानते हैं, लेकिन बात बताऊं, मैं जब आपने ये ड्रॉ किया था ना, तभी समझ गया था मैं सर कि ये वाला ए बी नहीं है, ये तो ए बी हो गया, ये वाला ए जो है बी नहीं है, मैं तभी समझ गया था सर, आप बिल्कुल सही ड्रॉ किया, मजा आ गया सर, जबकि ये गलत है। अब आप बोलेंगे क्या है यार मास्टर, आप बहुत सही में घटिया आदमी हो यार, आप मजाक मजाक में आप गलत कर दे रहे हो यार। मुझे लग रहा था कि यार मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो सही सोच रहा हूँ सर, आपने एकदम उठा के पटक दिया सीधा एकदम धरती पे, जमीन पे। क्या कर रहे हो सर आप, जबकि मैं बताता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं इसे, आप वही सोचना सिखाना है मुझे आपको। ये कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, इसने, अब इसको मैं, आपको क्या लगता है, मैंने यहां पहले ड्रॉ किया इसको, फिर इसको ड्रॉ किया, मुझे पता था कि यहां समझ जाएंगे आप, लेकिन मैं यहां आने के बाद इसको ड्रॉ नहीं किया, पहले इसको ड्रॉ किया। तभी समझना चाहिए कि मास्टर जो है वो कुछ तो अलग समझाना, कुछ तो इससे कनेक्ट करना चाह रहा है इस चीज को। समझते हैं, मैंने पहले क्या दिखाया आपको, कोई ए बी नहीं है, मतलब पूरे ए का प्रतिबंध किससे है, बी से है, राइट, पूरे ए का प्रतिबंध बी से है। ये कह रहा नहीं नहीं नहीं, पूरे ए का प्रतिबंध बी से नहीं है, सुनो सुनो, पूरे का नहीं है भाई, कुछ ए का प्रतिबंध बी से है। हमने कहा ठीक है, मतलब कुछ ए का मतलब है सम पार्ट ऑफ ए, इसका प्रतिबंध किससे है, तो बी से है। ये डायग्राम है इसका। ट्राई टू फील इट, ट्राई टू फील इट प्लीज। इसने कहा रुको, सारा सारा ए का प्रतिबंध बी से है क्या, तो हाँ। तुम क्या कह रहे हो, सब का नहीं माई बाप, थोड़ा सा, कुछ, तो कुछ कितना भी हो सकता है, मतलब इतना एरिया भी हो सकता है, मतलब कहने मतलब है पूरे ए का नहीं है, लेकिन हाँ है प्रतिबंध, किसका है, सम पार्ट ऑफ ए का है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू डिनोट दिस थिंग, सम नॉट ऐसा ही डिनोट करना है, प्लीज कुछ गलती मत करना। पहले यहां तक डाइजेस्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज। आप इस लाइन को ऐसे रिलेट करना, यहां पहले पढ़ो, इसने क्या बोला, कोई ए बी नहीं। मैं आपको क्या लगा हिंदी में कैसे लिखा हूं, जान ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखा हूं, नहीं, मैं तो हर जगह लिखता हूं, उतना तो नहीं लिख पाता हूं भाई, उतना गड़बड़ है, मैं खुलेआम बोलता हूं भाई, लेकिन मैं हिंदी में बोलता रहता हूं कि आप लिख लीजिएगा इस पॉइंट को ऐसे, लेकिन यहां मैंने जानबूझ के हिंदी लिखा है, पर्पसली लिखा है हिंदी मैंने, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे हिंदी, कि नो ए आर बी का अर्थात है कोई ए बी नहीं है। पहले इसको ड्रॉ कीजिए आप, कोई मतलब मैंने पूरे ए का प्रतिबंध पूरे बी से है, पूरे ए का प्रतिबंध पूरे बी से है। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, पूरे का नहीं, कुछ ए का प्रतिबंध पूरे बी से है, कुछ ए का प्रतिबंध पूरे बी से है। ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना डायजेस्ट कर लिया आपने, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी तक हमने जो चर्चा करी है वो अब हमने सीखा है कि डायग्राम्स कैसे बनते हैं। आपको असल तौर पे इन 4 वेन डायग्राम को अपने दिमाग में चिपकाना है, बाकी कोई भी ओनली अ फ्यू आ जाए, ओनली आ जाए, कुछ भी और आ जाए, वो सब सॉर्ट कर लेंगे अपन बाद में। प्राइमरली वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस 4 वेन डायग्राम्स हैव बीन क्रिएटेड। ये 4 वेन डायग्राम कैसे क्रिएट हुए हैं, हमारी पहली चर्चा सिर्फ इस बात पे होनी चाहिए। ये 4 शब्द हैं, 4 शब्द के 4 सेंटेंस बनाए गए, ए और बी कॉमन एलिमेंट हमने ले लिया, और उस सेंटेंसेस के डायग्राम क्या हैं, बिकॉज जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे स्टेटमेंट के, मान लो 3 स्टेटमेंट दिया गया, सम ए आर बी, नो बी आर सी, ऑल सी आर डी, वट एवर, कुछ भी दिया गया, तो हमारा यही 4 डायग्राम में से जो भी 3 सेंटेंस पड़ा है उस 3 सेंटेंस का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो बोल दिया उसने स्टेटमेंट, मान लो यहाँ लेते हैं, रुक जाओ भाई, तुम कहाँ से, ब्लैंक पे ही चलेगा पूरा कहानी, चलने दो। ठीक है, मान लो यहां पे उसने कह दिया ऐसे, मान लो कह दिया ऑल ए आर बी, सम बी आर सी एंड नो सी आर डी, ऐसा बोल दिया उसने, नो सी आर डी। आपको एटलीस्ट इसको ड्रॉ करने तो आएगा ना, क्योंकि आपको आइडिया है ऑल ए आर बी कैसे होगा भैया, तो सभी ए क्या हैं, तो बी हैं। फिर बोलता है सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, तो आपको ये नहीं कि ए को लपेटे में लेना है कि नहीं नहीं सर आप सर बहुत बकलोल आदमी, सर मैं आपको थोड़ा कम समझा था मैंने अभी तक, अब मुझे क्लियर हो गया कि आप एकदम मतलब बेइंतहा बेवकूफ इंसान है। उसने बोला है सम बी आर सी, तो सर ए भी तो आ सकता है में नहीं चलता स्टेटमेंट इज ब्रह्मा की लकीर, एकदम 100% सच, यूनिवर्स से आया हुआ साउंड है आपका ये स्टेटमेंट। उसने बोला भैया कि सम बी आर सी, तो आप ए को नहीं लपेटे में ले सकते, बिकॉज एक एलिमेंट है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया उसने, स्टेटमेंट है ये, उसने कहा सम बी आर सी, दैट मींस यू आर बाउंड टू ड्रॉ सम बी आर सी, बी और सी में सम का रिलेशन, दैट्स इट। थर्ड कह रहा नो सी आर डी, अच्छा नो सी आर डी, तो सी और डी में क्या हो जाएगा, प्रतिबंध। दिस इज द वेन डायग्राम, खत्म। श्वेता कह रही है सर ऑल ए आर बी, सम ए आर बी भी तो होता है। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी भी तो होता है। ये किस बच्चे का आया था, रुक जाओ, कहाँ है, जो भी है, मतलब ठीक है। हाँ, तो आप निष्कर्ष की बात कर रहे हो, अभी मैं निष्कर्ष वर्ड बोला हूं, मैं अभी तक निष्कर्ष की चर्चा किया हूं नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, स्टेटमेंट का ही इज्जत दीजिए। वो वेन डायग्राम में कभी निष्कर्ष को नहीं ड्रॉ करते, हम निष्कर्ष को कभी वेन डायग्राम कन्वर्ट करते हैं, नहीं करते हैं। निष्कर्ष तो जजमेंट करने का काम है, सिस्टमेटिक समझिए ना। ये भी बहुत लोग एडल्ट्रेट किए बच्चों में, बहुत से लोग निष्कर्ष को भी ड्रॉ करवाते हैं। देखो निष्कर्ष ये है, ये निष्कर्ष ऐसा भी तो हो सकता है। अरे निष्कर्ष क्यों ड्रॉ कर रहे हो देवता, निष्कर्ष तो सिर्फ पढ़ के जज करने का काम है। हमें एनालाइज किसको करना था, कथन को। बहुत सिस्टमेटिक चीज है, हमें एनालाइज कथन को करना है, कथन को कन्वर्ट करेंगे। हम कथन को आसान बना रहे हैं वेन डायग्राम ड्रॉ करके, बस कथन ड्रॉ कर लिया तो हमें सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने आना चाहिए। निष्कर्ष पढ़ा, इसमें देख पा रहे हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पे चर्चा हमारे आगे करना चाहिए आगे, ठीक है ना। तो वो सब नहीं करना कि हमें ऑल में सम मिलता है, रट्टा वाली काम नहीं करना, वही आप कर रहे हो फिर से। मे भी आपने कहीं पढ़ा लिखा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सब मत करना ऑल में ये होता है नहीं, कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। अभी पोस्टमार्टम कर देंगे महाराज, क्या बात कर रहे हो अभी आप। अभी ये चर्चा करेंगे कि सम का अगर वेन डायग्राम है तो क्या क्या हो जाएगा, ऑल का वेन डायग्राम है तो जो आपने बोला ना ऑल में सम होता है तो वो कैसे होता है उस पर चर्चा करेंगे अभी हम। क्या बातें कर रहे हो अभी आप, उधेड़ देंगे भैया, ठीक है, समझिए। अब ऐसा ही एक और सिचुएशन लेके चलते हैं, जैसे मान लो आपको दिया गया था ऐसा कुछ। अब मान लो एक कथन आया कि भैया ऑल ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, देन ऑल सी आर डी, ऐसा कथन आ गया आपके सामने, ठीक है ना। ये हमारा मान लो स्टेटमेंट आ गया, यही मतलब इसी पे नीचे निष्कर्ष लिखा रहेगा, ये आपका स्टेटमेंट आ गया। अब आप क्या करेंगे भाई साहब, डर जाएंगे क्या, भाग इधर आओ। क्या बोला ये, ऑल ए आर बी, ड्रॉ किया हमने ऑल ए आर बी। फिर बोलता सम बी आर नॉट सी, कुछ बी क्या नहीं है, तो कुछ बी सी नहीं है, खत्म। ऑल सी आर डी, हमने कहा ठीक है ऑल सी आर डी, सभी सी क्या है, डी है, खत्म, बन गया वेन डायग्राम। सर बिना डायग्राम नहीं बना सकते हैं क्या, बताओ ना। मेरे हिसाब से तो नहीं बना सकते आप,
मेरे हिसाब से बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है ना, एकदम नहीं करना चाहिए। मैं शुरुआत में डिस्कस कर लिया। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये सब सवालों का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। रिपीटेड सेम क्वेश्चन मत पूछा कीजिए जो क्वेश्चन पे चर्चा ऑलरेडी हो चुकी हो गया था। डायग्राम क्लियर है। अब देखिए एक बच्चे का लगातार स्पैम आ रहा है, सर रीस्टेटमेंट क्या होता है। अब आपको यही चाहिए कि आप वैसे चीजों पे ध्यान दीजिए जिसको कि मतलब सिर्फ क्या होता है, विवाद कैरी करता है। रीस्टेटमेंट आपको आज ही बोल देता हूं मैं, क्योंकि आप सिलोगिज्म एंटर कर रहे हैं। आप मेरी किताब देखेंगे उसमें नोटिस कीजिएगा, मैंने कुछ वहां पे लिखा हुआ है एक बॉक्स बना के। सम एक वर्ड यूज किया मैंने वहां पे, कंट्रोवर्सी, सम कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स ऑफ सिलोगिज्म। कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है सिलोगिज्म के अंदर से। एक है रीस्टेटमेंट, परीक्षा कभी नहीं पूछेगा, लेकिन टेलीग्राम में 5-5 घंटे की चर्चा चलेगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और मैं हर बार मना करता हूं भाई सिलोगिज्म में रीस्टेटमेंट पे चर्चा ही मत करो। कुछ लोग बोलेंगे हाँ होता है, सही होता है, कुछ लोग बोलेंगे गलत होता है। आज तक किसी ने नहीं स्पष्ट कर पाया। अब चैट जीपीटी से मत पूछे चले जाना, चैट जीपीटी तो भाई बहुत कुछ गलत करता है, तो चैट जीपीटी अभी उतना प्रो नहीं हुआ है कि आप उससे जाके बात करें। तो उनसे सहारे नहीं। मैं देखा कुछ टाइम पहले किसी टीचर ने चैट जीपीटी का दिखाया, चैट जीपीटी ये बोल रहा है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो हवाबाजी नहीं चाहिए यहाँ पे कि चैट जीपीटी ने कह दिया कि ये सही है तो सही मान लेंगे। अरे भाई नहीं, प्लीज, चैट जीपीटी कुछ और नहीं है। चैट जीपीटी 75 वेबसाइट्स के ही इनपुट्स आपको दे रहा होता है। सो प्लीज, तो ऐसे नहीं करना है कि कुछ भी सही मान लेना है। लॉजिकल ग्राउंड पे बात करनी है भाई, हवाबाजी नहीं, शोबाजी नहीं, ठीक है। चलिए वो सब चीजों पे ध्यान में दीजिएगा, अभी सब आएगा, सब कुछ बताते चलेंगे आपको। अभी आप स्टेटमेंट को समझ चुके हो, स्टेटमेंट का कंक्लूजन, सॉरी स्टेटमेंट का अपने वेंडर नाम कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझ चुके हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, एक बड़ी बेहतरीन चीज कर रहे हैं आ रहे हैं हम लोग। एक और पहले डिस्कशन करते हैं, फिर निष्कर्ष पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। किसी भी स्टेटमेंट को देख के उसका निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, ये बहुत प्रो काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम एक दो चीज सीखते हैं अभी। व्हाट इज द टास्क ऑफ स्टेटमेंट, व्हाट इज द टास्क ऑफ कंक्लूजन, ठीक है ना। वर्ड छोड़िए ना, टास्क ऑफ स्टेटमेंट, टास्क ऑफ कंक्लूजन। टास्क ऑफ स्टेटमेंट क्या है, टास्क इसका असल तौर पे, और फिर निष्कर्ष का क्या टास्क है, टास्क ऑफ कंक्लूजन। ये समझना जरूरी है। क्या कंक्लूजन का क्या टास्क है, क्या करता है ये, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। तो स्टेटमेंट का जो टास्क है वो ये है, इट विल डिफाइन छोड़िए, इट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन। हमारा इंफॉर्मर है ये, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इस बात का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कौन, स्टेटमेंट। इसका यही काम है, बस यही करेगा वो। फिर निष्कर्ष क्या करेगा, निष्कर्ष का काम क्या है, इट विल कैरी द हिडन रिलेशंस of the given statement। अगर आप सही मायने में समझते हैं, कि हिडन रिलेशन का मतलब क्या होता है, तो आप कभी भी स्टेटमेंट का रिपीटेशन को आप सही नहीं मानेंगे। आप सिर्फ इसको समझिए क्या कहता है। निष्कर्ष, आपने कहा कि मैं आज 2 समोसे खाऊंगा, निष्कर्ष आज आप 2 समोसे खाएंगे। आपको नहीं लगता कि छोड़िए किसी फलाना ऋषि ने क्या कह दिया जंगल में खड़े होके, डजंट मैटर। आपकी खुद की बुद्धि जो भगवान ने दिया है उसके आधार पे आप खुद समझिए। मैं आज शाम में बारिश होगी, निष्कर्ष आज शाम में बारिश होगी। आपको नहीं लगता कि आपको पागल बोलेगा निष्कर्ष निकाल रहा है कि आज अरे बारिश होगी तो सारा गीला हो जाएगा, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, कुछ निष्कर्ष कुछ और हो सकता है ना, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। मतलब ये थोड़ी बारिश होगी, निष्कर्ष बारिश होगी, क्या बेवकूफ है यार।
मतलब अगर हम बात करने जाए लॉजिकल ग्राउंड पे तो आप खुद समझिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि सही मानना है गलत मानना है, आप इस बात को 2 बार बोल के देखिए, रिस्टेटमेंट की सच्चाई आपके सामने निकल के आ जाएगी खुद ब खुद, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है ना? तो इसका काम है कि ये आपको हिडन रिलेशंस कैरी करके देखेगा, आपको बस चेक करना है कि हिडन रिलेशन वहां पर है क्या, बस। स्टेटमेंट ने कुछ दिया इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का हिडन रिलेशन वहां दिख रहा है क्या आपको स्टेटमेंट में, जो वेन ड्रॉ किया आपने, दिख रहा है क्या? हाँ दिखा, हाँ ठीक है सही है, फिर खत्म। ठीक है सर, तो क्या करना है, राइट और नॉट? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, रीस्टेटमेंट पूछा ही नहीं जाता, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, नहीं पूछा जाता है आपसे रीस्टेटमेंट, तो आप इस पे बात ही मत कीजिए। मतलब नहीं पूछा जाता है का मतलब है कि नहीं पूछा जाता है, इससे बड़ा सत्य कुछ है ही नहीं। रीस्टेटमेंट सिर्फ एक वायरस है जो आपके ग्रुप में, आपके दिमाग में छोड़ दिया गया किसी टीचर के द्वारा। मैं तो कभी भी रीस्टेटमेंट की चर्चा खुद से किया ही नहीं हूं, कभी नहीं। आप मेरा आज का लेक्चर मत देखिए, आप जाके मेरा जीरो टू हीरो देख लीजिए कोविड टाइम का, अगर इस इंसान ने रीस्टेटमेंट की चर्चा खुद से की हो तो नहीं। ये वायरस है, परेशान कर देगा फालतू का। ठीक है ना, चले। सो आई थिंक यू आर नाउ अवेयर ऑफ द टास्क ऑफ बोथ द थिंग्स, स्टेटमेंट और कंफ्यूजन दोनों का टास्क पता चल चुका है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि यहां पे आते हैं, यहां पे अब मैं वापस यहां पे आ रहा हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था, सुनिएगा ध्यान से प्लीज। ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट। मान लो यहां लिखा है सम बुक्स आर पोटैटो एंड देन सम पोटैटो, ऑल पोटैटो आर चेयर। ठीक है, तो यहां से निष्कर्ष पूछ रहे हैं, सम चेयर आर बुक्स, एक आपसे निष्कर्ष पूछा गया। दूसरा निष्कर्ष पूछा गया आपसे, सम पोटैटो आर नॉट स्काई। ये दो निष्कर्ष पूछ दिया गया आपसे, मान लो ऐसा। ठीक है ना, तो अब ये दो निष्कर्ष पूछा गया आपसे, तो अब क्या करना है, इसको समझना है और फिर इसको आंसर जज करना है कि सही है गलत है, व्हाटएवर जो भी है। आपके सामने एक सवाल आ सकता है, सर निष्कर्ष का भी तो लैंग्वेज सेम ही है ना, ये भी तो रिलेशन ही डिफाइन कर रहा है, तो ये कैसा रिलेशन डिफाइन कर रहा है? हिडन रिलेशन। क्या स्टेटमेंट के बताए गए इंफॉर्मेशन का हिडन रिलेशन है क्या ये? बस यही काम है इसका। ठीक है ना, आप जजमेंट कर भी सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना है, तो आप समझ ही गए कि ऑल सम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं साथ में। यहाँ पर सम बुक्स आर पोटैटो, कुछ बुक्स पोटैटो हैं, ऑल पोटैटो आर चेयर, सभी पोटैटो जो है वो चेयर हैं, एंड नो चेयर आर स्काई। ये आपका वेन डायग्राम बन चुका है। आप इसको ड्रॉ करना सीख भी चुके हैं अब तक, लेक्चर 1 में ही किसी भी सिंपल स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करें आप सीख चुके हैं, समझ लीजिएगा आप। अब हमारे पास दो निष्कर्ष आए। क्या कुछ चेयर किताब है? हमें सिर्फ देखना आना चाहिए वेन डायग्राम। हाँ, आप देखने का बोले देवा कुछ चेयर तो बुक है रे बाबा, बिल्कुल सही है ये बात, एकदम सही है, कुछ चेयर बुक है, खत्म। क्या स्टेटमेंट आपसे डायरेक्टली बोला था कुछ बुक चेयर बुक है? नहीं, ये हिडन रिलेशन है। ये रिलेशन हमारे पास इंटरप्रेट किया हमने, उसको हमारे कहे गए कथन से इंटरप्रेट किया हमने, ऑब्जर्व किया कि यस कुछ चेयर तो बुक है, अल्टीमेटली ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। नाउ सम पोटैटो आर नॉट स्काई, बोला कुछ पोटैटो ऐसे हैं जो स्काई नहीं है, क्योंकि पूरे चेयर का प्रतिबंध जब स्काई से है तो उसके अंदर आने वाले पोटैटो का भी प्रतिबंध किससे है? तो स्काई से। दैट मींस ये भी बात सही है बिल्कुल। So the relation will be given here also, relation will be given here, तो the sentences का चेहरा मोहरा एक ही जैसा रहेगा लगभग लगभग यहाँ पे। ठीक है ना, सेंटेंसेस एक ही जैसे होंगे, ये आपका रॉ रिलेशंस दिखा रहा होगा, ये उसी के अंतर्गत आने वाले रिलेशंस को रख रहा होगा। बस अगर रखा तो सही, नहीं रखा तो गलत। बस यही करना है पूरे चैप्टर में, चाहे प्रेम्स का सवाल हो या मेंस का सवाल हो, चाहे कुछ भी हो, मेंस के ऊपर का सवाल उसके ऊपर का सवाल भी हो, आपको करना ये पूरे चैप्टर में। अभी आप परेशान मत हो ना, बस आपको बस हल्का सा करके दिखाया कर्तव्य कि
अभी आपने कुछ ज्यादा डिस्कशन कहाँ किया, अभी बहुत सी चर्चाएं बची हुई हैं। सोचिए ना कितनी चर्चा बची हुई है कि हमने सिर्फ हल्का चर्चा किया और आपको बताया कि देखो यही करना है अल्टीमेटली, मतलब ये आपका सब सिंपल फॉर्म है, बहुत सिंपल भी नहीं है लेकिन हाँ है, स्टार्टर क्वेश्चन आपको स्टार्टर समझ में आ गया ना, बस बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो डरना मत, जितना भी कहा गया आपसे सिलोगिज्म बहुत खतरनाक चैप्टर है, एक आध गलती तो हो ही जाता है, आपको ये सब मिलेंगे कहने वाले लोग। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी पॉजिटिवली इन द क्लास। ठीक है, खैर अभी इस पे नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत मान लो किसी को ग्लिच भी आया हो दिमाग में कि यार कैसे कैसे हो गया, डजंट मैटर लॉट नाउ, अभी बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, अभी आपको कुछ चीज सिखाने जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन चीज है, प्लीज अगले 10 मिनट मुझे सुन लीजिएगा, ध्यान से झेल लीजिएगा। और आई नो कि बहुत हैवी बातें चलने लगती हैं तो आप लगातार सिर्फ सुनना होता है तो बहुत टफ होता है ये चीज़, वो भी आज के ज़माने में जब आपका वो कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो चुका है, क्या बोलते हैं उसे, रील समय समेट के, तो होता है, मानते हैं। फिलहाल एक चीज़ सीखने जा रहे हैं हम लोग, हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टाइटल है, हाउ टू ड्रॉ conclusions out of any Venn diagram। ये डिस्कशन बहुत attention span, yes exactly, this was the word I was looking for, thank you। How to draw conclusions out of any Venn diagram, किसी भी Venn diagram से हम निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सो आपने बोला कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं होते, क्या मैंने कहा वेन डायग्राम, मैंने ये बोला आपसे कंक्लूजन का वेन डायग्राम मत ड्रॉ करना कभी, ये बोला भाई पूरे चैप्टर में कंक्लूजन ही ड्रॉ करना है अपने को, मतलब हमें जजमेंट ही करना है, मतलब हमारे पास क्योंकि उस वक्त तो लिखा रहेगा ना, अभी तो हम सीख रहे हैं तो अभी तो हम ड्रॉ करना सीखेंगे ना, अभी हम ये सीख रहे हैं कि हम लिखते कैसे उसको, कल को आपको सिर्फ जज करना होगा, तो आप जब लिखना ही सीख जाओगे, भाई किसी को बुनाई समझ गया कि कैसे बुना जाता है इसको, फिर तो आप सब कुछ समझ गए उसके बारे में, ये कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ मतलब मेहनत ज्यादा है इस चीज में, मैं चाहता तो नहीं सिखाऊंगा तो भी आप चैप्टर सीख जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहेगा हल्का सा मन में कि ये चीज है वो चीज है, मेंस लेवल पे आपको जाना है, तो अभी जो इतना इंटेंस चर्चा है इसका मेन रीजन है कि आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन में आप परेशान ना हो, आप क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में आप कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। सो हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन्स आउट ऑफ एनी वेन डायग्राम, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, so I'll just take you I'll take just one example, like first statement will be there, sum ARB, ये हमारा कथन है, इसका निष्कर्ष सॉरी इसका हिंदी अनुवाद क्या है, कुछ A B हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा सुकून से बैठिएगा, शांति से, बहुत और कुछ मत सोचिएगा दिमाग में फिलहाल, बहुत आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन, हाई लेवल कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड हियर। क्या बोला उसने, कुछ A B है, दिस इज द वेन डायग्राम, ठीक है। अब एक बहुत ही सिंपल सी कहानी, किसी भी हमें सिंपल सा दो एलिमेंट का एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, सम ARB, और हम सभी जानते हैं कि रिलेशन को डिफाइन करने के लिए 4 ही शब्द बनाए गए दुनिया में, बहुत केयरफुली, ठीक है ना। सिर्फ 4 ही शब्द हैं जो एंटायर चैप्टर के रिलेशंस को, मतलब सिलोगिज्म के रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए बनाए गए हैं 4 शब्द, और हमारे पास 2 एलिमेंट के वेन डायग्राम रखे हुए हैं, ऐसे सम ARB लिखा हुआ है। इसको हम ऑब्जर्व करने जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारे पास इसको देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। एक बार A to B देख सकते हैं हम लोग इसको, एक तो हम A से B देख सकते हैं और हम एक B to A भी देख सकते हैं। There are 2 ways to observe this thing, A to B and B to A। ठीक वैसे ही जैसे हम इनइक्वालिटीज में स्टेटमेंट में बोलते हैं ना, फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो हम अभी सीख रहे हैं, हमें कुछ ऐसा कुछ परीक्षा में नहीं करना, हमें परीक्षाओं में ऐसा कुछ नहीं करना कि हमें इस वेन डायग्राम को देख रहे हैं और लिख रहे हैं, ना 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 ना, हम अभी
होता क्या कहते हैं कि भाई युद्ध से पहले इतना मेहनत कर लो कि वहां खून ना बहाना पड़े, वो वाला काम कर रहे हैं। तो रिलैक्स, हमें सिर्फ अभी ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं कि हाउ टू ऑब्जर्व एंड राइट द कंक्लूजंस एक्चुअली, ठीक है ना, हाउ टू ऑब्जर्व इट। सो हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो हमने कहा कि भाई हम ए टू बी देखेंगे और फिर बी टू ए देखेंगे, सिस्टमैटिक चलेंगे हम लोग। अभी कुछ देर पहले हमने आपसे एक और बात कहा कि ए टू बी में हमारे पास ना, मतलब या फिर सॉरी, हमारे पास रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए 4 ही शब्द दिए गए हैं, सम, ऑल, सम नॉट, नो। अब वो रिलेशन चाहे कथन में हो, जो कथन कह के दे रहा हूं हमें, या फिर वो 4 रिलेशन निष्कर्ष में हो, ठीक है, निष्कर्ष में भी तो वही 4 होंगे ना, निष्कर्ष रिलेशन तो निष्कर्ष में वही है, बस हिडन है तो उसका मतलब क्या, रिलेशन ही वहां भी दिखाई डिफाइन करेंगे हम, वहां जज कर रहे होंगे हम लोग, तो रिलेशन भी तो 4 ही वहीं पे, वहां भी तो लिमिट 4 ही का होगा ना भाई, मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं रिलेशन। डाइजेस्ट कीजिएगा इस बात को, हम पूरे चैप्टर में रिलेशन की चर्चा करने बैठे थे, स्टेटमेंट हमें रिलेशन देने वाला है, उसने 4 सेंटेंस हमारे पास बन सकते हैं मैक्सिमम, ऐसा हम जानते हैं, 4 वर्ड मिले हैं हमें जो रिलेशन डिफाइन करने के लिए बने हैं। अब वो चाहे कथन में हो या निष्कर्ष में हो, मतलब निष्कर्ष में किसी भी वेन डायग्राम को देखेंगे हम लोग, तो अधिकतम हम यहां पर 4 ही रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं, या तो सम, या तो ऑल, या तो सम नॉट, या तो नो। अब किसी के मन में यहां पर ओनली अ फ्यू, ओनली, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं आना चाहिए, बिकॉज मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, वो सारे के सारे शब्द इन्हीं 4 के कहे जाने के और भी रूप हैं। ये ठीक वैसे ही शब्द है जैसे हमने कहा था कि नॉट ग्रेटर का मतलब क्या होता है, तो लेस देन और इक्वल टू होता है, बस ऐसे ही है कि सम को हम फलाना और ये ऐसे कह देंगे, ऐसे कह देंगे, तो वो सेकेंडरी कीवर्ड्स कहते हैं उसे हम लोग यहां पर। गेटिंग माय पॉइंट में क्या कह रहा हूं, सेकेंडरी कीवर्ड्स, तो ये भी सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। बाकी तो आपके दिमाग में जब हम ये बातें कर रहे हैं तो आपके मन में मैक्सिमम, मिनिमम, अटमोस्ट, नन, फलन कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दिस। तो हमने कहा इसका मतलब यह है कि इस वेन डायग्राम पे हम 8 टिप्पणी कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 टिप्पणी, मतलब कमेंट, कंक्लूजन हम 8 बोल सकते हैं, बिकॉज 4 हम जब लेफ्ट टू राइट देख रहे होंगे तब मैक्सिमम। अब कितना बन के आएगा नहीं पता अभी अपने को, हम अभी ओपन टू ऑल बात कर रहे हैं कि हमारे पास मैक्स टू मैक्स दुनिया में सब कुछ, हमारे सारी शक्तियां हमारे साथ ही जुड़ जाएं, सब कुछ हो जाए, तो हम कितना कर सकते हैं, तो हम 4 कमेंट यहां कर सकते हैं, 4 कमेंट यहां कर सकते हैं मैक्स, बिकॉज वी हैव द लिमिट टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट्स, वेदर इट इज स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग कह रहे सर बस कर दो, मैं प्लीज मेरा ये वाला बात सुन लीजिए ना, आज मैं चाहता हूं इस बात को, थोड़ी सी अच्छी बात है, ये इंटेंस बात है, मैं चाहता हूं इसको आप लेके जाएं घर, मतलब आप जब आज कल के क्लास से पहले ये वाली बात आप लेके जाएं, तो थोड़ा इस पे आप चर्चा करें, खुद से सोचें भी, ताकि इसका ही कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, यस, थोड़ा सा बढ़ाइए ना, थोड़ा अपना बैठने का सिटिंग हैबिट बढ़ाइए प्लीज, वरना नहीं जीत पाएंगे, आवाज समझिए ना, बहुत कंपटीशन दुनिया में यार, पढ़ाई करने वाले लोग कम संख्या कम है, लेकिन जितना आप सोचते हैं उतने भी कम नहीं है, पढ़ रहे हैं लोग, प्लीज मेहनत कीजिए थोड़ा सा। अब सोचिए मैं भी लगातार उतने से बोले जा रहा हूँ ना, अभी वहां यूट्यूब से निकला था 11:15 के आसपास, 11:40 में तो मैं वहां से निकला हूँ, मेंस लगभग 9:40 में स्टार्ट किया था, वहां से निकला हूँ मैं, फिर यहाँ पे इतना लगातार चल रहा हूँ, वो मेंस वाली क्लास ऐसे करते बना रहा हूँ ना, मैं पेशेंस रखा हूँ ना, मुझे एक एक सब चीज समझाना, प्लीज इंक्रीज कीजिए, सेटिंग हैबिट बढ़ाइए, सुनने की क्षमता बढ़ाइए प्लीज, ठीक है, चलिए। सो ए टू बी एंड बी टू ए, मैक्सिमम 4 बातें हो सकती है, उनमें से एक तो कथन ही बन के आ गया, सम आर बी। हम जब ए से बी देखने गए, बहुत ध्यान से प्लीज, मुझे एक और बात यहां करना चाहिए शायद, इसको हटा दो, इसको हम लिखते हैं ऐसे 1, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट, ओके, हम ए टू बी देखने जा रहे हैं, तो इसको भूल जाइए आप, ये हमारे लिए दुनिया में कुछ है ही नहीं, हमें बी टू ए देखना ही नहीं, इसको हमें सिर्फ कैसे देखना है, ए टू बी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हम ऑब्जर्व करने गए, हमने कहा यार इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे पास हम इसको जो ड्रॉ किए, किसका ड्रॉ किए हैं, तो स्टेटमेंट को ड्रॉ किए, ये कथन दिया गया था सम आर बी, हम उसको ही ड्रॉ कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अब हम निष्कर्ष के तौर पे सेम बात नहीं लिख सकते, हम निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, दिस इज स्टेटमेंट, बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंक्लूजन्स, निष्कर्ष पे बात कर रहे हैं, तो सेम चीज हम यहां लिखेंगे तो निष्कर्ष हो पाएगा क्या, आज बारिश हो रही है, निष्कर्ष आज बारिश हो रही है, नो,
एकदम नहीं। तो सम ए आर बी हमारा निष्कर्ष नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट है, तो ये निष्कर्ष नहीं हो सकता, राइट? ठीक है, हमारा ये निष्कर्ष एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं है। यहां पे आते हैं, तुमने कहा ठीक है, सम का रिलेशन नहीं बन पाया बिकॉज स्टेटमेंट ही था वो चीज। हम आगे बढ़ते हैं। कैन वी थिंक अबाउट सम नॉट? हमारे पास मैक्सिमम बात क्या हो सकती है? एक सम नॉट की बात पे चर्चा करनी चाहिए अपने को, एक ऑल की बात पे चर्चा करनी चाहिए अपने को, एक हमारे पास नो बच गया है। यही 3 बात बचा है अपने पास ए टू बी में। और ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सम की बात हम करेंगे बी टू ए में, हम सम नॉट की बात करेंगे बी टू ए में, हम नो की बात करेंगे बी टू ए में, हम ऑल की बात करेंगे बी टू ए में। समझ रहे हैं ये बात? हम इन तमाम रिलेशंस पे ए टू बी में कितना हो सकता है, बी टू में कितना हो सकता है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? प्लीज आप इसको समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, मैं क्या कह रहा हूं। ये 4 रिलेशन हम ऑब्जर्व करेंगे कि बी टू में 4 रिलेशन है क्या, या फिर ए टू बी में हमारे पास क्या ये 3 रिलेशन सब्सटेंड कर रहे हैं क्या? ठीक है ना? यार क्यों बोल रहे हो ऐसे कि सर अब रहने दीजिए यार, मत बोलो यार प्लीज। मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर एफर्ट डाल रहा हूं तो आप भी डालिए ना एफर्ट्स प्लीज। क्योंकि देखो मैं तो जबरदस्ती समझाने में विश्वास रखता नहीं हूँ भाई। मेरे से जबरदस्ती होता ही नहीं कोई चीज़, मैं नहीं कर पाता हूँ जबरदस्ती। जैसे आप मना कर देंगे ना जा कि अब सर ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा फिर। क्योंकि मेरा ऐसा अप्रोच ही नहीं रहा है कि मैं जबरदस्ती कुछ ड्यूटी पूरा करके चला जाऊँ कि हाँ मुझे तो यहाँ तक कंप्लीट करना था, मैं कर दिया, चाहे बच्चे को समझ में आए या ना आए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो मैं प्लीज मैं इसको समझा देता हूँ। जिनको लग रहा है कि अब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, आराम से थोड़े बाद रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इस वाले पार्ट की, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझा लेता हूँ, प्लीज बात समझिए, फिर तो अच्छा रहेगा डिस्कशन यहाँ से आगे कल करेंगे तो। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे कि हमें ए टू बी पहले देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास सम का तो स्टेटमेंट ही है, तो उसका निष्कर्ष बन नहीं पाएगा, तो हम सम नॉट पे टेस्ट कर लेंगे क्या सही हो रहा है गलत हो रहा है, ऑल पे बात कर लेंगे, नो पे बात कर लेंगे। ठीक है, एक और बात सुन लीजिएगा ध्यान से। हमने कहा कि हमारा निष्कर्ष जो होता है वो हिडन रिलेशन कैरी करता है। क्या करता है? हिडन रिलेशन। अब यहां पे खेल आता है। हिडन रिलेशन, हिडन रिलेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं? हिडन रिलेशन के 2 टाइप हो सकते हैं। एक विजिबल हिडन रिलेशन। आप बोलेंगे सर मुझे पहले से तो शक था, एक दो बार आया मन में और क्लियरिटी, अब तो मैं क्लियर हो गया हूं कि आप एकदम पागल आदमी हैं। क्योंकि आपने लिखा हिडन रिलेशन और फिर आप लिख रहे हैं विजिबल हिडन रिलेशन, एंड यू आर राइटिंग नाउ इनविजिबल हिडन रिलेशन। ठीक है, वी हैव 2 वैरायटी ऑफ हिडन रिलेशंस। एक विजिबल हिडन रिलेशन, मतलब स्टेटमेंट ने हमें बताया नहीं था लेकिन हमें वो विजिबल, वो हिडन रिलेशन मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन कह लीजिए आप, विजिबल हिडन रिलेशन और विजिबल इनडायरेक्ट रिलेशन। तो हिडन रिलेशन कैन बी आल्सो ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट रिलेशन। जिनको समझने में तकलीफ हो वो इस शब्द को दिमाग में लेके आ जाएं, डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं। तो आप ऐसा अब बोलिए आप, विजिबल इनडायरेक्ट रिलेशन और इनविजिबल इनडायरेक्ट रिलेशन, मतलब जो डायरेक्ट नहीं हो, इनडायरेक्टली हमें मिल रहा हो लेकिन मिल रहा है। ठीक है ना? विजिबल हिडन कैसे हो सकता है, मतलब वही वाली बात है। तो विजिबल हिडन रिलेशन कौन सा है? जैसे सम ए आर बी बोला, अब जब कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो ए पर है। उसने इस बात को डायरेक्टली बोला क्या आपसे? नहीं। ये कैसा रिलेशन है? हिडन रिलेशन है। मतलब स्टेटमेंट ने खुद से खुल के नहीं बोला आपको, लेकिन बोल दिया कि भैया कुछ ए बी हैं, तो हमारे पास एक हिडन मतलब ये विजिबल हिडन रिलेशन है। तो जो विजिबल हिडन रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं डेफिनिट कंक्लूजन। दिस इज डेफिनिट कंक्लूजन। और जो हमारा इनविजिबल हिडन रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट कह लीजिए आप इसे, या इसी को आप बोलते हैं पॉसिबिलिटी वाला केस। पॉसिबिलिटी सुनते हैं ना आप, पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी में सही होगा, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी कहां पे है? वो जो इनविजिबल हिडन रिलेशन, जो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। इनविजिबल छुपा हुआ रिलेशन, दैट मीन्स
इनडायरेक्ट रिलेशंस जो इनविजिबल है, जैसे कि सम ए आर नॉट भी बोला जाए आपसे तो आप बोलेंगे सम ए आर नॉट, सम ए आर बी सही है तो सम ए आर नॉट भी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा ही, ठीक है ना। तो है बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, मैं यहीं पे बात को रोकूंगा, मुझे समझ में आ रहा है कि अब थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, रिलैक्स, मैं यहीं से बात चर्चा शुरू करूंगा कल क्लास में। आई विल नॉट मेक मोर टफ थिंग्स इन योर माइंड, आई विल नॉट पुट समथिंग लाइक दैट जो कि आप डाइजेस्ट ना कर पाए। मुझे अब कमेंट देके समझ में आ रहा है कि सर ज्यादा हो रहा है इनविजिबल हिडन रिलेशन। रिलैक्स, कोई इशू नहीं है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो सेम टाइम 12 बजे मिलेंगे, और कल इसके आगे तोड़ फोड़ मचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी देयर इन द क्लास एंड ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप समझने में आए तो पूरा नंबर देके जाता है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, ये ध्यान रखिए, पूरे नंबर वाला चैप्टर है इनइक्वालिटीज, सिलोगिज्म, इन सबसे बिल्कुल निचोड़ लिया कीजिए नंबर, कहीं नहीं जाए नंबर, एकदम धड़ाधड़ नंबर आ रहा है, बरस जाएगा नंबर यहाँ से। सोचिएगा इस चैप्टर के साथ ही आप चौथा चैप्टर आउट ऑफ 11 चैप्टर्स आप विकेट गिरा चुके होंगे, 11 में से चौथा विकेट गिर जाएगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो। और इस चौथे विकेट के साथ मैं ये बोलूंगा कि आपके तमाम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, चाहे वो पीओ के प्रीलिम्स हो या फिर क्लर्क के प्रीलिम्स हो, आपकी 10 नंबर की दावेदारी इस चौथे चैप्टर के साथ समाप्त हो चुकी होगी, 10 नंबर की दावेदारी पूरी हो चुकी होगी, ध्यान रखिएगा। तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बहुत हद तक चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं कि अब तो भूल गए हैं कि जूते कहाँ उतारे थे। ऐसी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जानी चाहिए अब आपको कि आप 35 में से 10 का जुगाड़ करने के आलम में आप आ चुके हो, 35 में से 10 के आसपास की कहानी बन रही है, अब चलते चलते पहुंच रहे हैं यहाँ तक हम लोग, ऐसे करते करते हम 35 के आंकड़े को भी टच कर रहे होंगे, पूरा सिलेबस हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। सो अच्छा सही बताओ ईमानदारी से, मजा आ रहा है? मतलब मजा इन द सेंस पढ़ाई वाला मजा, कि पढ़ाई में मजा वो फील कर पा रहे हो सच में, मतलब कि हाँ सर है तो, मतलब अगर सही में शिद्दत से किया जाए तो मजा आता है। आप कोई चीज ना मन से नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, मन से कर दो ना मजा आ जाएगा कसम से। अब सोचो इस सिलोगिज्म को मैंने न जाने कितने बार समझाया होगा, लेकिन फिर भी आज मजे समझाता हूं। कल्पना कीजिए इस बात की कि आप इस सिलोगिज्म को शायद पहली बार दूसरी बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं इस सिलोगिज्म को न जाने कितने बार पढ़ाया हूंगा, इस मोड़ से मैं कितने बार गुजरा हूं, लेकिन आज भी उसी इंटेंसिटी के साथ समझाता हूं बच्चों को कि यार, और आज से 5 साल बाद भी इसी इंटेंसिटी समझाऊंगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले भी इसी इंटेंसिटी के साथ समझाया करता था। ठीक है ना, यस। एक सॉन्ग है, मुझे लगता है कि आपने सुना नहीं होगा। मैं सुनाया हूं कि नहीं सुनाया मुझे नहीं पता, लेकिन इसको सुनते हैं। ये सॉन्ग सुना है कभी आपने? सलाखें तोड़ देंगे हम, दीवारें तोड़ेंगे, रिकॉर्ड जो बने हुए हैं सारे तोड़ेंगे, सलाखें तोड़। मैं क्लास में बजाऊंगा इस सॉन्ग को पहले कभी, मगर ये वादा है कि हम दिल नहीं तोड़ेंगे, 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 दिल नहीं तोड़ेंगे। बहुत प्यारा सॉन्ग है। दिल नहीं तोड़ेंगे, 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 नहीं नहीं तोड़ेंगे। जो पढ़े हमारे वास्ते, जो मंदिरों में है मिठाई बांटते, हमारे खेल से जिन्हें उम्मीद है, हमारी जीत में ही जिनकी जीत
कभी दिल नहीं तोड़ेंगे, दिल नहीं तोड़ेंगे, ओ दिल नहीं तोड़ेंगे, दिल नहीं तोड़ेंगे। तुम्हारे घर वाले अगर सुन ले तो बोलेंगे मास्टर को भगाओ यहाँ से। अरे यार खुद पे काम करो क्योंकि यही सच्चाई है, ये सॉन्ग में लिखा गया है। सुरमई आंखों के प्यालों की दुनिया, ओ दुनिया, सुरमई आंखों के प्यालों। आई नो कि आजकल के न्यू कॉमर्स को ये सब सॉन्ग समझ नहीं आएगा, कुछ लोगों को, कुछ लोग आता भी होगा। सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, ओ दुनिया, सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, ओ दुनिया। टेलीग्राम ग्रुप का अलसाई से जो के फूलों की दुनिया, ओ दुनिया रे, अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया, ओ दुनिया रे, ये करवट ले सुई हकीकत की दुनिया, ओ दुनिया। खुद पे काम करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। दीवानी होती तबीयत की दुनिया, ओ दुनिया, ख्वाहिश में लिपटी जरूरत की दुनिया, ओ दुनिया रे, ये इंसान के सपनों की नीयत की दुनिया, ओ दुनिया, और दुनिया, और दुनिया, और दुनिया, और दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ममता की। अच्छा, इन्हीं पीयूष मिश्रा का सॉन्ग था ये। एक और सॉन्ग है जो आपने, ये तो सबने सुना होगा, सारे स्टूडेंट्स के प्लेलिस्ट में होता है ये सॉन्ग, ये वाला सॉन्ग। सेम सिंगर हैं, सेम राइटर हैं, पीयूष मिश्रा। मैं बहुत कम लोगों का क्या बोलते हैं उसे, लाइव शो देखता हूँ। गुड़गांव वगैरह में तो क्या है, कोई ना कोई आता ही रहता है, बट आई वेंट फॉर द पीयूष मिश्रा शो, बड़ा मज़ा आया था। द मैडनेस, रियलिस्टिक मैडनेस इज देयर। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो, है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। ये वचन लिखा है सर, और पढ़ा दो आप। नहीं ठीक है, डाइजेस्ट होना जरूरी है यार, सिलेबस पूरा करने नहीं पढ़ते हम लोग पढ़ते हैं जीतने के लिए। अब तो आप 2 बजे क्लास के रिचार्ज हो गए, आपकी 2 बजे क्लास है ना जिनकी भी, आप तो रिचार्ज हो गए होंगे।
चलो मैं जा रहा हूँ, थैंक यू, बाय बाय। मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर पापा बोले क्लास खत्म होते ही गाना सुनने लग गई क्या? ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास, बाय बाय।